हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ निर्माण सीरीज़, जो कि हम लोग क्लास 12th साइकोलॉजी का सिलेबस जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम्स को तो एम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम CUET के लिए भी प्रिपेयर करने वाले हैं इसमें दोनों ही पर्सपेक्टिव से। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है क्लास 12 का, विच वॉज नेम्ड एज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो किस तरीके से लोगों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, इंटेलिजेंस से रिलेट करके हमने ये सारे टॉपिक्स उसमें अच्छे से पढ़े, डिटेल में पढ़े। आई होप आप लोग को वो अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर पहले फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। बिकॉज एज वी मूव फॉरवर्ड, हर लेक्चर हर चैप्टर जो है वो अपने पास चैप्टर से या लेसन से जो भी हमने उसमें चीज़ें सीखी हैं कैरी सम कंपोनेंट्स, जिसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे के सारे टॉपिक समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसकी क्लास देख लीजिएगा और उसका रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जो भी नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, क्या आपको वो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल हैं या नहीं। ठीक है, आज के जो ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ नेम्ड एज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। अब जैसे आप इस चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं तो इसमें 2 टर्म्स आपको देखने को मिले, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, ये 2 टर्म्स आपको देखने को मिले। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम? सबसे पहले, बिकॉज कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका जो टाइटल है, उसका जो हेडिंग है, उसका हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगर हमने उसकी जो मीनिंग है वो समझ ली, तभी हम समझ पाएंगे कि ये चैप्टर एक्चुअली हमें बताना क्या चाहता है या इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्या समझ आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो सेल्फ जो है और पर्सनैलिटी, ये दोनों टर्म्स इस टॉपिक में आपको दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ से मतलब क्या समझते हो आप? जैसे हम डेली लाइफ में हम बातें करते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, या सेल्फ लव, है ना, एक बहुत ज़्यादा ही आपने सुना होगा एक टर्म जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पर सुनते होगे, या जनरली भी आप लोगों के पॉडकास्ट में सुनते होगे एंड एवरीवेयर, सेल्फ लव लोग कहते हैं। तो व्हाट इज़ दैट? ये सेल्फ होता क्या है? सेल्फ लव जब आप सुनते हो तो लोग क्या कहते हैं कि आप अपने आप से प्यार करो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने खुद की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए, खुद को आप जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, हम ये समझते हैं सेल्फ लव से, लोग यही हमें कन्वे करना चाहते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल अपने आप के बारे में क्या सोचता है, क्या उसके ओपिनियंस हैं, कैसे वो खुद को देखता है, दैट इज डिफाइंड बाय द टर्म सेल्फ। सेल्फ रिफर्स टू द वे अ पर्सन डिफाइंस देयर एग्जिस्टेंस। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़, आप जैसे आपसे अगर पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में कि आप बताओ कि भाई आपको सामने वाला इंसान कैसा लगता है, तो आप उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको। या अगर आपसे पूछा जाता है आपका बेस्ट फ्रेंड कैसा है, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ टर्म्स में डिस्क्राइब करिए, तो व्हाट आर द टर्म्स दैट यू यूज टू डिस्क्राइब देम? बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, बहुत सपोर्टिव, है ना, और आप कह सकते हो जेनरस, काइंड, और अ गुड लिसनर, बिकॉज एवरी बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी ये होती है कि वो एक गुड लिसनर होता है, तभी तो आप अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते हैं एंड दे लिसन टू यू। तो ये सारे आप कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि आप उनके बारे में डिस्क्राइब करिए कि ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए बेटर हैं, आप इन जनरल अगर उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। नाउ यहाँ पर आपने क्या टर्म यूज़ किया? पर्सनालिटी। तो जब हम अपने बारे में, अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम अपने आप को समझते हैं कि हम किस तरीके के इंसान हैं, कुछ शब्दों में हम जब खुद को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पर सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड यही चीज़ें जब हम किसी दूसरे इंसान के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, जब हम सामने वाले के बारे में बता रहे हैं, तो हम पर्सनालिटी टर्म वहाँ पर आ जाता है कि ये सारी जो भी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक इंसान पजेस करता है, जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, या हम कह सकते हैं ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, शी इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो ये सारे आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हुए टर्म्स हैं। अब देखो, सिंपल शब्दों में मैं कह रही हूँ कि जो भी आप अपने आप को डिफाइन करते हो, दैट इज़ सेल्फ। तो अब इसके लिए आप सोचो पहले, जब आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो, जॉब के इंटरव्यू में या स्कूल में आप जाते हो, आपको एक इंट्रोडक्शन बोलना सिखाया जाता है। वो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? वहाँ पर आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी आप बातें बोल रहे हो, आप अपने सेल्फ के बारे में बोल रहे हो। दैट इज़, जहाँ पर भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो आई एम से, क्या कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? आई एम से। तो इस टर्म के बाद आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो वो आप अपने सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहे हो। आई एम अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी गुड एट टीम वर्क, मतलब आई हैव अ वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो अब देखो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल्फ रिफर्स टू द वे अ पर्सन डिफाइंस देयर एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेज देयर एक्सपीरियंसेस
एक्सपीरियंसेस का मतलब अनुभव, आपने अपने बारे में जो भी अनुभव किया। अब आप अपने बारे में कैसे जानते हो? कोई छोटा बच्चा अगर पैदा हुआ है, आप उससे तुरंत बोलोगे कि बेटा तुम अपने बारे में हमें कुछ बताओ, तो क्या वो बता पाएगा? या अगर चलो तुरंत पैदा हुआ बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, आप कह दो कि आप 4 साल के बच्चे से या 3 साल के बच्चे से अगर आप बोलोगे कि बेटा अच्छे से हमें डिस्क्राइब करो कि तुम कैसे हो, तो क्या वो उतने अच्छे से समझा पाएगा ये चीज़ें? नहीं, बिकॉज उसके पास अभी उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने खुद को ही अभी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया है कि वो किस तरीके का है एक्चुअली। और बहुत छोटे बच्चों को तो आप छोड़िए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इतने बड़े बड़े हो जाने के बावजूद भी, इतने लंबी लंबी जिंदगियां जीने के बावजूद भी वो खुद के बारे में समझ नहीं पाते एग्जैक्टली कि वो किस तरीके के इंसान है, वो खुद ही के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता है लाइफ में, जैसे जैसे वो अलग अलग तरीके की परिस्थितियों को फेस करता है और उनसे डील करता है, वो अपने बारे में अपने आप को और अच्छे से समझता जाता है। ठीक है, इट्स एसेंशियली द आइडियाज और बिलीव्स अ पर्सन होल्ड्स अबाउट हु दे आर। जो भी आप मानते हो कि आप किस तरीके के हो, वही आपका सेल्फ को डिफाइन करता है। नाउ कमिंग टू पर्सनैलिटी, इट refers टू द रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट अ पर्सन डिस्प्लेज अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। नाउ पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखते हो कि एक ही सिचुएशन है, बट दो लोग अगर उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो लाइफ में जब आप फैमिली में देखते हो, कोई अगर ऐसी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे टेंशन लिया जा सकता है, या ऐसी चीज़ नहीं भी है तो भी नॉर्मल सिचुएशंस को भी लोगों के अलग अलग लोगों के डील करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे हो सकता है कोई है जो बहुत जल्दी पैनिक कर जाता हो, अरे यार, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक उठाना हो, और वहीं दूसरी तरफ कोई और होगा जो शायद थोड़ा बेटर तरीके से उस सिचुएशन को डील कर सकता होगा। जैसे मान लो आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो बाहर गया हुआ है और ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग टू कॉल देम, बट वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, या उनका फ़ोन बंद आ रहा है या समथिंग लाइक दैट, और वो बहुत लेट हो गए हैं, वो अभी तक घर नहीं आए मान लो। ठीक है, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, अब फैमिली के इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस सिचुएशन को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगेंगे, मम्मी लोग स्पेशली टेंशन लेने लगेंगी, कहाँ होगा बच्चा मेरा, क्या कर रहा होगा, है ना। और दूसरे लोग फादर्स, उनकी जगह पे उनको क्या करना है, उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, उनकी पर्सनालिटी में ये है कि उनको स्ट्रॉन्ग दिखना है, और उनको ये भी देखना है कि अगर हम सब परेशान होने लग जाएंगे तो पता कौन लगाएगा कि एक्चुअली बात है क्या। तो वो क्या करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे पूरी फैमिली को, और कहेंगे कि हम देख के आते हैं। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फादर्स, इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी अ सिस्टर, इट कैन बी अ मदर, मतलब हर फैमिली में अलग अलग रोल होता है। ऐसा यहाँ पर कोई स्टीरियोटाइप की बात नहीं हो रही है कि फादर ही हो सकते हैं जो स्ट्रांग हो सकते हैं, मदर्स ऑलवेज पैनिक। नो, मदर्स कैन ऑल्सो हैंडल द सिचुएशंस विद सो मच स्ट्रेंथ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट फादर एंड मदर और मेल और फीमेल, एक मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। नाउ इट्स हाउ अ पर्सन टिपिकली बिहेव्स एंड रिएक्ट्स। तो किसी भी सिचुएशन में अलग अलग तरीका होता है लोगों का, वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। एंड पर्सनैलिटी एक पूरा, आप कह सकते हो एक बड़ा पूरा सेट है जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, इन न्यूमरस क्वालिटीज़ आती हैं, सेवरल नंबर ऑफ क्वालिटीज़ आती हैं, और इन ये सारी क्वालिटीज़ मिला करके ये जो बनता है एक इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। एंड एवरीबडी हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। ये जो सेट ऑफ क्वालिटीज, सेट ऑफ ट्रेट्स है ना, जिसको हम पर्सनैलिटी कह रहे हैं, यही है जो हर एक इंसान को एक दूसरे से अलग बनाती है। जब इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू होता है, तो वो क्यों लिया जाता है? टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आप वहाँ पे झूठ बोलेंगे तो आप पकड़ जाएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या आ गया कि आप डिसऑनेस्ट हैं। तो उनको वहाँ पर आपका ऑनेस्टी वाला जो पर्सनैलिटी में एक ट्रेट होता है जो चाहिए उस जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो सारी ट्रेट्स के ऊपर वो टेस्ट करेंगे और उसमें टिक क्रॉस करेंगे। तो पर्सनैलिटी वहाँ पर इंटरव्यू में इसलिए चेक की जाती है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल ऐसा जिसके अंदर एक ऐसी बंच ऑफ ट्रेड्स या ऐसी बंच ऑफ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो हमारे इस जॉब के लिए परफेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, नाउ डिफरेंट पीपल हैव यूनिक सेल्स एंड पर्सनैलिटीज। सेल्स जो आप अपने लिए हैं, और जो आप अपने लिए हैं दूसरों के लिए भी। आप अगर आप खुद को ये मानते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसीलिए खुद को ये मान रहे हैं आप ऑनेस्ट हैं, बिकॉज यू शो दैट इन योर बिहेवियर, that is reflected in your behavior और that is manifested through your behavior। तो सामने वालों को भी तो यही लगेगा ना, अगर आप बिहेव भी वैसा कर रहे हैं तो सामने वालों को भी तो यही लगेगा कि आप ऑनेस्ट हैं। तो सेल्फ जो है वो आपके लिए है, और सामने वालों के लिए जो आपकी पर्सनैलिटी है दैट इज ऑल्सो, दोनों में एक ही तो ट्रेट्स होंगी ना, कुछ ऐसा डिफरेंट तो हो नहीं जाएगा। हो भी सकता है वेयर समवन प्रिटेंड्स टू बी फेक, वो एक अलग सिचुएशन है। विच इज़ वाई वी ऑब्जर्व डाइवर्स बिहेवियर्स अक्रॉस इंडिविजुअल्स। इसीलिए जो है वो एक ही सिचुएशन से डील करने के सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, या हम ये भी देखते हैं कि जब बहुत अलग अलग सिचुएशंस होती हैं तो उनसे एक इंडिविजुअल के डील करने का तरीका भी तो अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक इंडिविजुअल है
वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसा बिहेव कर रहा है दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी वैसा बिहेव करेगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे पर्सनालिटी में हम इन सारे जो ये क्वेश्चंस उठे कि आप कैसे कह रहे हो कि पर्सनालिटी में एक पर्टिकुलर तरीके का मतलब अगर एक कोई इंसान एग्रेसिव है तो क्या वो हर सिचुएशन में एग्रेसिव ही रहता होगा, कभी शांत नहीं होता होगा, कभी काम नहीं होता होगा, तो होता होगा। तो फिर ये दोनों चीज़ें अगर एक ही मतलब एक दूसरे की ऑपोजिट क्वालिटीज़ हैं तो वो एक पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे सवाल उठे। एंड देन वी केम टू अंडरस्टैंड अबाउट इट इन डिटेल। उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू हमने समझा, उसको डिटेल में हम लोग आगे समझते हैं। अच्छा, ये सब लोग पहचानते हैं ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? सबके पास होगा, आप सबके पास होगा, आप सबने देखा भी होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इसे ना देखा हो। दिस इज़ आधार कार्ड। ठीक है, क्या है? आधार कार्ड। बट नॉर्मली जब आप कहीं जाते हो तो आप इसको एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ करते हो, राइट? आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करते हो कि आप कौन हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो जो भी इसमें जो भी चीज़ें आप बता रहे हो, जैसे नेम हो गया, डीओबी हो गया, जेंडर हो गया, ये सब क्या है? आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करती है। आप कौन हैं, आपका वजूद क्या है, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से डिफाइन होती हैं। बट आइडेंटिटी भी दो तरीके की होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो बेसिकली आपको नेम, डीओबी, जेंडर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बट आप जब कोई फॉर्म भरते हो, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब आप इसमें देख रहे हो तो इसमें बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज हैं। जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस, देन एज, जेंडर, सिविल स्टेटस, रिलीजन, वेट, हाइट, है ना, और एक कास्ट का भी हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये जो सारी एंट्रीज हैं, ये हर जो एक टॉपिक है, हर एक एंट्री आपके आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट को डिफाइन करता है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी होती है ना किसी इंडिविजुअल की, वो दो तरीके की होती है। वन इज़ नोन एज पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब, पर्सनल का मतलब कोई चीज़ जो हमसे रिलेटेड है, हमारे से रिलेटेड है, यूनिक है हमसे। जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे हुए, है ना, मेरे ही कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं वो मेरी पर्सनल हैं। तो आइडेंटिटी जो कि पर्सनल आइडेंटिटी है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी यूनिक इन्फॉर्मेशन हो, हमसे ही रिलेटेड हो। जैसे नेम हो गया आपका, है ना, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई, या अगर आप कह लो एज है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिटी है। बट एज यू सी देयर आर सम अदर एंट्रीज ऑल्सो, जैसे कि रिलीजन। रिलीजन कोई हमारा सिर्फ रिलीजन नहीं है, रिलीजन हर किसी का एंट्री में कोई अलग अलग नहीं होता। जैसे आप ये अगर कहोगे कि हाँ, अगर एक रिलीजन के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं तो एक एज के भी तो मैम बहुत सारे लोग पाए जा सकते हैं, एक नेम के भी तो बहुत सारे लोग पाए जा सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, वो कॉमन हो सकता है, बट इट्स नॉट कि हम कुछ वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बट जब रिलीजन की बात आती है तो रिलीजन एक कम्युनिटी बनाता है, अलग अलग कम्युनिटीज़। एक रिलीजन की अलग एक कम्युनिटी है, दूसरा रिलीजन की एक अलग कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के हम पार्ट होते हैं। तो ये सोसाइटी में हम कहाँ पर बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताता है। तो ये कोई हमारी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज़ सोसाइटी में वेयर वी स्टैंड, वेयर वी बिलोंग टू, ये सारी चीज़ें जो डिफाइन करती है, दैट आइडेंटिटी इज़ नोन एज सोशल आइडेंटिटी। तो सोसाइटी में हमारी क्या पोजीशन है वो हम हमारी सोशल आइडेंटिटी के हिसाब से हमें डिफाइन करती है। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो दैट इज़ माई रिलीजन, ठीक है, हिंदुइज्म। कास्ट भी होती है, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी कास्ट है, ये भी क्या है? आपकी सोशल आइडेंटिटी हो गई। तो पर्सनल आइडेंटिटी में वो यूनिक एट्रीब्यूट्स आते हैं जो कि एक पर्सन को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे नेम हो गया, क्वालिटीज़ हो गई, कैपेबिलिटीज़, बिलीव्स आपकी, ये सारी जो है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है जो आपको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। बट सोशल आइडेंटिटी में वो एस्पेक्ट्स आते हैं आइडेंटिटी के जो कि किसी सोशल और कल्चरल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि रिलीजन हो गया, जैसे कि एथनिसिटी, जैसे कि रीजन, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, है ना, ये सारी जो है ये भी आपकी सोशल आइडेंटिटी हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। एग्जाम्पल से मैंने अच्छे से समझाया। नाउ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स। जैसे जैसे हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की सिचुएशंस लाइफ में इनकाउंटर करते जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आ सकते हैं, उसी तरीके से हमारे पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते हैं। बिकॉज एटीट्यूड भी क्या है? आपकी पर्सनालिटी का एक कॉम्पोनेंट है। तो जैसे आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है, आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, तो आपके पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते हैं इस वजह से। एंड पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि आपके लिए जो आपकी खुद की पर्सनालिटी, दैट इज योर सेल्फ। तो वही आप यहाँ पर अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि आपके सेल्फ में चेंजेस आ सकते हैं, हाउ यू नो योर सेल्फ। नाउ सेल्फ की डेफिनेशन अगर आप कहेंगे तो इट इज, सेल्फ रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। आप अपने बारे में क्या फील करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है, या अगर आप अपने आप को किसी और से इन्फीरियर समझते हैं, तो ये सारे आप अपने सेल्फ को कैसे समझ रहे हैं, दिस इज योर सेल्फ, ठीक है। बट वहीं पर हो सकता है कि कोई और दूसरा आपको ऐसे ना समझता हो, तो वो आपको ये दिखाने की कोशिश करे या ये फील कराने की कोशिश करे कि आप जैसे भी हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। नाउ इंग्लिश के सेंटेंसेस जब आप पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप जब पढ़ते हैं, तो आप उसमें दो पार्ट्स पढ़ते हैं, वन इज़ द सब्जेक्ट एंड वन इज़ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ये दो पार्ट्स आपने किसी भी लैंग्वेज में, आप जब कोई लैंग्वेज सीख रहे, कोई सेंटेंस लिख रहे, फॉर्म कर रहे, तो आपने उसमें ये दो पार्ट्स पढ़े होंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वहाँ पर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सब्जेक्ट वो है कि जो कि काम कर रहा है, यानी करता। तो सब्जेक्ट जो है कि जो कि एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है। जैसे मैं कहूँगी अगर कि आई एम राइटिंग ऑन अ पेपर, तो आई एम वॉट, आई वहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ पेपर पे, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई एम पेपर पे मैं लिख रही हूँ, तो वो पेपर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ही जो सेल्फ होता है उसमें भी हम कहते हैं कि सेल्फ एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब भी कोई आप सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे आई एम अ डांसर, जैसे एग्जाम्पल है आई एम अ डांसर, तो यहाँ पर मैं क्या हूँ? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। एंड सेल्फ सब्जेक्ट और सेल्फ ऑब्जेक्ट आप अपने ही कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो, बिकॉज अगर दूसरा कोई आपको बोलेगा कि यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ठीक है, अगर आप मान लो कोई ये कहेगा, तो वहाँ पर सेल्फ कहाँ हुआ? वहाँ पर तो हम किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल्फ ओनली रेफर्स टू द फर्स्ट पर्सन, जहाँ पर मैं ही खुद के बारे में बात करूँ, कोई भी इंडिविजुअल जो सिर्फ खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज सेल्फ। अब मैं खुद के बारे में बात करते समय भी मैं खुद ही कोई ऐसी चीज़ बोल सकती हूँ जहाँ पर मैं ही सब्जेक्ट हूँ, यानी मैं वो एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। एंड आई मे ऑल्सो एक्सप्रेस माई सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर मुझ पर कुछ किया जा रहा है। ठीक है, मेरे ऊपर कोई एक्शन हो रहा है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि आई एम अ डांसर, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ बिकॉज मैं डांस करती हूँ, मैं डांसर हूँ, ये मैं एक्शन कर रही हूँ। बट वेन आई से आई एम वन हु ईजिली गेट्स हर्ट, आप कहते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप कहते हो कि मैं ही हमेशा हर्ट होती हूँ, तो मुझे हर्ट किया जा रहा है, मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं जो है, यहाँ पर आई जो है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट का मतलब है कि व्यूइंग द सेल्फ एज एन एक्टिव डूअर और एजेंट, जहाँ पर वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है। एंड ऑब्जेक्ट इज वेयर समथिंग दैट इज एक्टेड अपॉन और अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, जिस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस एक्शन का, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने इंग्लिश से इसको आप रिलेट करके समझ सकते हो। When you describe yourself as someone who does something, you are presenting the self as a subject, and जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट हो, there the self is observed or studied by others or even by yourself without actively engaging in the process. ठीक है, understood? Now यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में जो मैं हूँ, जो सेल्फ है, वो सब्जेक्ट भी बन जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी बन जा रहा है, यानी एक्शन भी मैं ही परफॉर्म कर रही हूँ और उसका इफेक्ट भी मुझ पर ही पड़ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी सेल्फ के डुअल रोल भी हो सकते हैं, जहां पर सेल्फ इज बोथ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे अ सेंटेंस इज गिवन हियर, आई नो हु आई एम, मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ या मैं कौन हूँ। तो जानती भी मैं हूँ और किसके बारे में जानती हूँ वो भी मैं हूँ। तो यहाँ पर दोनों ही जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है और जिस बारे में बात हो रही है, जो नोअर है और जो नोन है, वो दोनों ही सेम है, यानी दोनों ही मैं हूँ। सेम होने का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आप किसी और को बोल रहे हो, आप सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने ही बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं ही दोनों ही चीज़ें, दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं हूँ, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेल्फ जो है वो बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ एक सिचुएशन में डुअल भी रोल प्ले कर सकता है। नाउ it's essential to recognize that the self has two dimensions, actor and as something that is observed. These dual roles are interconnected and contribute to the complexity of self awareness. तो मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो एक सब्जेक्ट ही बने रह सकते हो हमेशा, या आप एक ऑब्जेक्ट ही बने रह सकते हो। हर सिचुएशन की डिमांड अलग होती है, जहाँ पर हम एज अ सब्जेक्ट भी प्ले कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी प्ले कर सकते हैं। तो इन दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे सेल्फ अवेयरनेस को डिफाइन करने में इन दोनों की ही इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। ठीक है। नाउ कमिंग टू काइंड्स ऑफ सेल्फ, आप तीन तरीके से अपने आप को समझते हैं। सेल्फ के बारे में हमने बताया कि हमारे क्या ओपिनियंस, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि हम कैसे, हम अपने आप को कितना ज़्यादा समझते हैं, अपने बारे में कितना ज़्यादा अवेयर हैं। तो हम तीन कॉन्टेक्स्ट में अपने आप के बारे में अवेयर हो सकते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल सेल्फ, सेकंड इज पर्सनल सेल्फ एंड थर्ड इज सोशल सेल्फ। बायोलॉजिकल सेल्फ का मतलब हुआ जहाँ पर आप अपनी बायोलॉजिकल नीड्स, अपनी बॉडी की नीड्स को समझ पा रहे हो, उनके बारे में आपके अंदर एक अवेयरनेस बिल्ड हो रही है। एंड बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब से थोड़ा थोड़ा ही डेवलप होना ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये ग्रेजुअली जो है आपके अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, तो ये उसकी अवेयरनेस है कि उसे भूख लग रही है, तो उसे रो करके उसका ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि वो एक्सप्रेस करेगा हिज हंगर या हिज वांट फॉर फूड। तो ये हो गया एक वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में अवेयर है। ठीक है। पर्सनल सेल्फ कम्स जहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में आप समझ पा रहे हो कि आपकी एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं। देखो, हर इंसान की सबसे पहली जो एक बेसिक नीड होती है वो होती है रिस्पेक्ट। तो एज एन इंडिविजुअल, सोसाइटी में रह रहे एक इंडिविजुअल के तौर पे जो आपकी पर्सनल नीड है वो है रिस्पेक्ट।
कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं आपकी, दीज कम अंडर द पर्सनल सेल्फ, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट एंड कंफर्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो कि आपकी पर्सनल नीड्स या आइडेंटिटी में आती हैं। तो इनके बारे में अगर आप अवेयर हैं तो ये आपका पर्सनल सेल्फ के बारे में आपके अंदर एक नॉलेज है, आप अवेयर हैं उसके बारे में, तो ये आपके पर्सनल सेल्फ को डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ का मतलब है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कुछ लोग प्रेजेंट हों, सोसाइटी के सामाजिक तौर पर कोई एक इंटरेक्शन हो रहा हो आपका लोगों से, तो किसी भी ऐसी सोशल सिचुएशन में आपको किस तरीके से वहाँ पर आपको बिहेव करना है, या वहाँ पर आपकी किस तरीके की ज़रूरतें हैं, क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप इन सब के बारे में अवेयर हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे किस तरीके से अपने पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेट यहाँ पर जाहिर करना है और नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अगर इनके बारे में आप अवेयर हो, दैट इज़ योर सोशल सेल्फ। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कुछ ऐसे बिहेवियर आते हैं जैसे कॉपरेशन, जहाँ पर आपको मिलजुल कर लोगों के साथ कॉपरेट करके कोई काम करना हो, शेयरिंग, सैक्रिफाइस एंड सपोर्ट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ फैमिली एंड social relationships. तो social self highlights a sense of belonging, unity and the importance of family and community ties. It's also known as the familiar और relational self. तो यहाँ पर इसे सोशल सेल्फ को हम जो है फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं, जहाँ पर हम फैमिली से रिलेट कर रहे हैं या सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को और अपनी नीड्स को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमें जो है दूसरों के साथ कनेक्शन बना के रखना है और उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या हम कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी, कि हम किस तरीके से लोगों के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्शंस कर पाते हैं, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है किसी के भी सेल्फ अवेयरनेस पर, सेल्फ नॉलेज पर। अ पर्सन सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट तो जो है वो है ही, उसके साथ साथ समाज में जो चीज़ें हैं, जो सोच है, जो मान्यताएं हैं, जो भी कस्टम है, जो भी कल्चर है उनके, वो सारी चीज़ें भी आपके सेल्फ को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे हर किसी की पसंद अलग अलग है, जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर मारवाड़ी लोग होते हैं, वो एकदम प्योर वेजिटेरियन होंगे, ठीक है। अगर आप बंगाल साइड चले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियन ही लोग हैं, बिकॉज उनकी मेन डिश ही मच्छी होती है। तो इस तरीके से हर एक इंसान का कल्चर जो है वो भी उसके चॉइसेस को, उसकी नीड्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपको कोई एक चीज़ की नीड है तो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो नीड ना हो, बट उसकी कुछ और नीड हो, बिकॉज ऑफ द कल्चरल इन्फ्लुएंस। जिस तरीके के भी वो कल्चर में पले बड़े हैं उस तरीके से उनकी आइडेंटिटी डिफाइन होगी, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो भी नॉलेज आपको है, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट। नाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफर्स कि आपके खुद के बारे में क्या नॉलेज है, कि आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, क्या आपके परसेप्शन हैं अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, क्या आप कर सकते हैं लाइफ में, क्या नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना काबिल समझते हैं, ऑल दैट इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के सेल्फ कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, एक होता है जनरल सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक होता है स्पेसिफिक एस्पेक्ट। जनरल में हम अपने बारे में अपने आप को या तो एक नेगेटिव पर्सनालिटी के तौर पर समझ सकते हैं या एक पॉजिटिव समझ सकते हैं अपने बारे में, कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और आई एम नेगेटिव पर्सन। मतलब मेरी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी मेजॉरिटी ऑफ क्वालिटीज़ उसमें किस तरीके की हैं, किस कॉन्टिन्यूम पे हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं या पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, उसके बेसिस पे हम जनरली डिफाइन कर देते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है, ये एक बुरा इंसान है, ठीक है। बट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में जब हम सेल्फ परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में तोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अपने आप के बारे में बता रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं। जैसे अगर स्पोर्ट्स के मामले में मैं बोलूँ तो समवन मे बी अ वेरी गुड एथलीट बट सम अदर मे बी नॉट, तो मे नॉट बी, तो वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में हम किसी के सेल्फ परसेप्शन के बारे में बात करें कि आप अपने आप को एज अ स्पीकर अगर आप देखो तो आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो। और अगर मैं कह दूं कि आप अपने बारे में ये बताओ कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स कैसी हैं, तो ये क्या है, हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में आपके बारे में आपका परसेप्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये दूसरा सामने से देखकर कोई भी ऑब्जर्वेशन के मेथड से या किसी भी मेथड से वो नहीं पता लगा सकते, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, बिकॉज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये सही तरीके से तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। इनफैक्ट आप दूसरों की चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी सिर्फ आप ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो किसी के भी थॉट्स को मेजर कर पाना या उनके बारे में पता लगा पाना, ये सारी इवेलुएट कर पाना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो इसका जो एक तरीका होता है किसी के सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने का भी यही होता है कि हम डायरेक्टली सीधे सीधे वन ऑन वन उनसे पूछ ले कि भाई आपका अपने बारे में क्या परसेप्शन है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे होंगे या कॉफी विद करण एक शो आता है, आपने उसमें देखा होगा, तो जनरली जब वो एक्टर्स को बुलाते हैं तो उनसे जनरल क्वेश्चन करेंगे कि क्या आप अपने आप को बेस्ट एक्टर ऑफ द
बेस्ट एक्टर इन टुडेज जनरेशन या बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड आज के डेट में आप अपने आप को मानते हैं या नहीं, तो वो अगर येस बोलेंगे दैट इज़ देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट कि हाँ वो अपने आप को अच्छा मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। अगर वो नो बोलेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट नहीं मानते हैं। तो अगर वो अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं तो दूसरे कैसे उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जनरली किसी के भी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पूछने के लिए या पता लगाने के लिए हम उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इट मे बी सही और इट मे बी गलत। वाई? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर अपने आप को कम समझता भी है तो वो पब्लिकली अपने आप को ये रिवील कर दे कि यार मैं खुद ही अपने आप को कम समझता हूँ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन। तो अगर आप भी खुद के बारे में गलत ही सोचोगे, नेगेटिव ही सोचोगे, तब तो फिर आपको लोग आगे कभी नहीं बढ़ने देंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान जवाब दे रहा है तो वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा हो, बिल्कुल वही सच बता रहा हो जैसा वो फील करता है। तो ये बहुत ही एक एम्बिगियस सा एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है जिसके बारे में रिसर्च करना या एक्सपेरिमेंट करना या इवैल्यूएट करना इतना पॉसिबल नहीं होता है करेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज सेल्फ एस्टीम। हम कहते हैं कि हमारे अंदर हम सेल्फ एस्टीम पर्सन हैं, हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम पाई जाती है। तो ये सारे टर्म्स आपने बहुत जनरली सुने होंगे, बट सेल्फ एस्टीम का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है ये आज हम समझेंगे। देखो, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आप अपने आप की वर्थ को कितना तोलते हो, आप अपने आप को किस लेवल पर समझते हो। अगर आप अपने आप को एक हाई लेवल पर तोलते हो, अपनी वर्थ आप ये समझते हो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, हम सेल्फ वर्थ की बातें करते हैं, तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर यू वैल्यू योर सेल्फ देन ओनली अदर पीपल विल वैल्यू यू। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम हाई रखनी होगी। अगर किसी इंसान की सेल्फ एस्टीम लो है, इसका मतलब आप अपने ही बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, आप सोचते हो दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप ये सोचते हो कि दुनिया में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम आपकी प्रेजेंस, आपकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पर दैट इज नोन एज लो सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम रिफर्स टू द वैल्यू जजमेंट अ पर्सन मेक्स अबाउट देयर ओन वर्थ। जैसे कैसे हम अपने आप को इवेलुएट करते हैं, हम वैल्यूएबल हैं या नहीं, हम अपने बारे में, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और ये दो तरीके की होती है। हाई सेल्फ एस्टीम तब होती है जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, या हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, हम भी बहुत हमारी वैल्यू है। एंड लो सेल्फ एस्टीम मीन्स जहाँ पर आप इनएडिक्वेट और लेस केपेबल समझते हो अपने आप को, आप अपने आप को इन्फीरियर समझते हो कि आपके अंदर जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आपको इस मामले में इन्फीरियर हो सकता है। आप ये समझ सकते हो कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, मे बी कोई स्कूल में प्रोग्राम है और वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है, तो आप सोच रहे हो कि यार मैं शायद ये अच्छे तरीके से स्पीच ना दे पाऊँ। तो ये सारी, अगर आप अपनी एबिलिटीज़ पे शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम कैन बी असेस्ड बाय आस्किंग इंडिविजुअल्स टू रेट स्टेटमेंट्स अबाउट देयर एबिलिटीज़। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम गुड एट होमवर्क, मैं अच्छे से होमवर्क कर सकता हूँ, अपने आप से कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं येस बोलूँगा तो आई हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम। अगर मैं नो बोलूँ तो आई हैव अ लो सेल्फ एस्टीम। इस तरीके से हम जो है वो इवैल्यूएट कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर येस और नो में लेकर के कि क्या आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो आपके अंदर किस तरीके से पाया जाता है। आई एम लाइक्ड बाय माई पियर्स, मुझे मेरे सारे दोस्त या मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे पसंद करते हैं। तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, कॉपरेट करते हैं, तो अच्छी बात है कि आपको अगल बगल के लोग सारे पसंद ही करेंगे अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अगर आप यहाँ पर येस आंसर दे रहे हैं दैट मीन्स यू हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम, आप अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं। बट अगर आप यहाँ पे नो आंसर देंगे तो उसका मतलब है कि यू हैव अ लो सेल्फ एस्टीम, बिकॉज आप अपने बारे में ही नेगेटिव सोच रहे हैं। अब ये जो सेल्फ एस्टीम है ये बच्चों के अंदर बचपन से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। 6 to 7 ईयर्स की एज तक कुछ लेवल पर सेल्फ एस्टीम बच्चों के अंदर आ जाती है। जैसे कुछ कॉन्टेक्स्ट में, जैसे एकेडमिक कॉम्पिटेंस के मामले में उनको ये समझ में आ जाएगा कि क्या वो पढ़ाई में अच्छे हैं या नहीं है। अगर वो ये समझेंगे कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता, तो ये इतना उनको आइडिया लग जाता है 6-7 ईयर्स की एज तक कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं और क्या नहीं है। ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस, समाज में रहने के तरीके में थोड़ा थोड़ा वो समझ जाते हैं कि सोसाइटी में मैं सही तरीके से रह सकता हूँ या नहीं, मैं सोसाइटी की सिचुएशन से अलग अलग डील कर सकता हूँ या नहीं। फिजिकल और एथलेटिक कॉम्पिटेंस की वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या नहीं है, परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। और फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी उनका थोड़ा एक सेल्फ एस्टीम हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो कंसर्न होते जाते हैं इस मामले में कि लोग उनको अच्छा समझें, सुंदर समझें, ब्यूटीफुल समझें। और आजकल तो क्या है, एक नया हो गया है कि इंस्टाग्राम है, आपने फोटोज़ डाली तो अगर मान लो 100 लाइक्स भी है ना तो लोगों को ये बहुत कम लगते हैं 100 लाइक्स। अगर आप जनरली देखो तो 100 पीपल लाइकिंग यू इज़ अ वेरी बिग नंबर, बट वहाँ पर इंस्टाग्राम पर अगर 100 लाइक्स हैं तो वो लोगों को बहुत कम लगती हैं। तो लोग अपने आप को लाइक्स के बेसिस पे भी इवैल्यूएट करने लगते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उनके सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट भी करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे कोई इंडिविजुअल लाइफ में ग्रो करता है, उनका अपने बारे में ये जो सेल्फ एस्टीम है किसी भी एक सिचुएशन, एक आस्पेक्ट में वो स्टेबल होता जाता है। बिकॉज पहले वो थोड़ा
फ्लेक्सिबल रहेगा, वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कभी किसी सिचुएशन में चेंज हो सकता है, कभी नहीं। बट एक बार आप जब बड़े हो जाते हो, आप मैच्योर हो जाते हो, आपका ब्रेन मैच्योर हो जाता है, एक बार जो आप अपने बारे में इमेज फॉर्म कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है ओवर टाइम। लंबे लंबे समय तक वो जल्दी चेंज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो स्टेबल हो जाता है एज यू ग्रो ओल्डर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एनसीईआरटी का, इसका बेसिकली मतलब आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। देखो, जब हम अपने सेल्फ एस्टीम फॉर्म कर रहे हैं ना, सेल्फ एस्टीम का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे हम दूसरों के लिए कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी है, तो वो इमेज जब हम अपने आप की वो इमेज अपने मन में फॉर्म करते हैं, जो दैट इज सेल्फ एस्टीम। ना उस इमेज के फॉर्म होने में कोई एक कॉन्सेप्ट, एक एस्पेक्ट तो रहा नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स रहे होंगे जिनके बेसिस पे हमने खुद को इवैल्यूएट किया। जैसे अभी मैंने बताया कि अलग अलग टॉपिक में, एक मैं कह सकती हूँ कि मैं, अगर मुझसे पूछा जाए पढ़ाई के मामले में तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट अगर मुझसे अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए, कोई भी आर्ट की बात की जाए, कि चाहे मैं डांस की बात हो, सिंगिंग की बात हो, या अगर थर्ड एक फील्ड हम ले लेते हैं फैशन की बात हो, तो शायद मैं उतनी अच्छी ना परफॉर्म कर पाऊँ। या वहीं पर कोई दूसरा इंडिविजुअल, अगर मैं ये कहूँ कि मैं फैशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, आर्ट में बहुत अच्छी हूँ, मैं क्रिएटिव बहुत हूँ, बट एकेडमिक्स में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट्स में हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, और उन सारे अलग अलग एलिमेंट्स में जो रिजल्ट आता है उनको हम कंबाइन करके एक जगह पे, एक रिजल्ट पे कन्वर्ज होता है वो, और उस रिजल्ट के बेसिस पे जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी ओवरऑल सेंस होती है अपनी सेल्फ एस्टीम को डिसाइड करने में। वो जो एक इमेज बनी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स, वो होती है हमारा सेल्फ एस्टीम को डिफाइन करने में मेन कंपोनेंट, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट क्या होता है सेल्फ एस्टीम का बिहेवियर पे? ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं या अगर आप अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं तो इसका आपके सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे वहाँ पर आप किसी भी टास्क को और बेटर तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हो, अचीव कर सकते हो या परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जिनके अंदर हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होती है, जनरली वो ज़्यादा अच्छा स्कूल में परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर आप लो ऑन कॉन्फिडेंस हो, इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप अच्छी तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन होगी, और आप एंटी सोशल तरीके का बिहेवियर शो करने लगेंगे। नाउ सेल्फ एस्टीम के बिल्ड होने में पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज जिस तरीके का वो आपको माहौल देंगे या जैसा भी वो आपको फील कराएंगे, जैसे हमने पढ़ा हुआ है एक टर्म अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी बचपन में जब बच्चों को ये फील कराया जाता है कि आप जैसे भी हैं, आप एक्सेप्टेड हैं, यू आर एक्सेप्टेड द वे यू आर, आपके इम्परफेक्शंस के साथ हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो सेल्फ एस्टीम में भी बिल्ड होने में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज जिस तरीके का वो आपको माहौल देते हैं, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं, उसमें आपकी सेल्फ एस्टीम को डेवलप होने में मदद मिलती है। जैसे अगर आपको वो बहुत अच्छा माहौल दे रहे हैं, वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग है, तो इसका आपके सेल्फ एस्टीम पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वो आपके बारे में आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। जब हम कहते हैं ना कि अगर किसी पेड़ को आप जाकर एक हफ्ते लगातार कुछ बुरा भरा बोलो तो वो सूख जाता है, तो यानी अगर आप किसी को बार बार एक लेबल देते रहोगे ना, या अगर आप बार बार उसको ब्लेम करते रहोगे या कुछ एक नेगेटिव टर्म से उसको बार बार आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे ना, तो वो अपने बारे में वैसा ही फील करने लगेगा, और देन वो निराश होकर के खुद के बारे में ही अपने मन में एक अलग इमेज बना लेगा कि शायद मैं ही बुरा हूँ, या शायद मेरी ही गलती है, या शायद ये सही कह रहे हैं। तो अगर आप उस तरीके के ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग होगी जहाँ पर सारे डिसीजंस जो है बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ले रहे हैं, तो वहाँ पर सेल्फ एस्टीम लो भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर वो डिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज उसे पता ही नहीं होगा कि उसे अपने लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने हैं, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर उसे अकेले एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म करना है कोई भी एक्टिविटी, तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और उसके अंदर मन में ये बात डाल दी गई है कि तुम कभी भी खुद के लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते हो, या तुम्हारी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो तुम्हारी अच्छी नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम आई। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, सेल्फ एस्टीम के अंदर कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, अलग अलग है ना। आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी की बात कर रहे हो, आप एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, आप आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारे यही यही जो सेंटेंस था ऊपर, ये यही कहने की कोशिश करता है कि इतने अलग अलग एस्पेक्ट्स में जब हम अपने आप को ऐसे स्टेबल डिस्पोजिशंस में इवैल्यूएट करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तब जाके हमारी एक ओवरऑल इमेज बनती है जिसके बेसिस पे हम अपने सेल्फ एस्टीम को जज करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? सिंपल। नेक्स्ट इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि आपको अगर ये भरोसा है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी तरीके के आउटकम्स आने हैं, जो भी नतीजा आ रहा है किसी भी एक्शन का, वो सारा आपके कंट्रोल में है,
जो भी आप A to Z अगर आप कुछ किसी भी सिचुएशन में पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, किसी भी टास्क को करने में, अकम्प्लिश करने में फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के ऊपर लेते हैं। यानी आप ये जानते हैं, आप ये समझते हैं कि आपके लाइफ की सारी सिचुएशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है, आप डिसाइड करोगे कि आउटकम उसका कैसा आएगा। दैट इज सेल्फ एफिकेसी, यानी मैं खुद में ही एफिशिएंट हूँ अपने लाइफ को कंट्रोल करने में। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इट इज़ द बिलीव इन वंस एबिलिटी टू कंट्रोल एंड अचीव डिजायर्ड आउटकम इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। हाई सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि आप ये मानते हो कि जो भी आउटकम है या जो भी आपके लाइफ के एक्शंस होने वाले हैं वो सारे आपकी कंट्रोल में होने वाले हैं। तो अगर कोई भी चैलेंज आएगा लाइफ में तो आप उससे डील कर ले जाओगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ अंडर माई कंट्रोल। ठीक है, तो वहाँ पर दैट इज़ नोन एज हाई सेल्फ एफिकेसी। और लो सेल्फ एफिकेसी का मतलब इसी का ऑपोजिट, दैट आई एम नॉट एफिशिएंट, मतलब मैं खुद में ही काफ़ी नहीं हूँ इस सिचुएशन को हैंडल करने में, मतलब इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो अगर मैं खुद में काफ़ी नहीं हूँ तो इसके लिए और क्या ज़रूरत हो सकती है, इसमें लक काम कर सकता है, फेट काम कर सकता है। जैसे व्हेन यू आर एमिंग कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, जैसे मान लो जेई नीट अगर आप देने वाले हैं या अगर आप यूपीएससी के लिए एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि इसका जो भी आउटकम आने वाला है इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, वो बिल्कुल 100% आपके कंट्रोल में है। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% अगर आप अपना पोटेंशियल देंगे तो उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा, और अगर नहीं देंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो सिचुएशन का जो आउटकम है वो आपके कंट्रोल में है, दैट इज़ हाई सेल्फ एफिकेसी, तो आप डील कर ले जाओगे इस सिचुएशन से। पर अगर आपके अंदर लो सेल्फ एफिकेसी है तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी वरीड। एक आपके अंदर ये डर, एक फैक्टर रहेगा कि यार मैं कहीं कितनी भी मेहनत कर लूँ, इसमें पूरे कंट्रोल में मेरे ये सिचुएशन तो है नहीं, बिकॉज इसमें लक काम करेगा, इसमें फेट भी कर सकते हैं, किस्मत का इसमें कुछ कंपोनेंट हो सकता है। तो वहाँ पर आप परफॉर्म भी सबसे अच्छे तरीके से अपने 100% पोटेंशियल से नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज थिंक कि मेरे कंट्रोल में ये सिचुएशन नहीं है, मैं चाहे कितना भी कर लूँ, इसमें किस्मत तो काम आनी ही आनी है। तो अगर किस्मत गड़बड़ भी हो गई तो कहाँ ही रिजल्ट पॉजिटिव आ पाएगा, तो क्या मतलब है। तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये पूरी मेरे कंट्रोल में है, तो मैं अपनी ज़िंदगी को जैसे भी चाहूँ शेप कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकलता है कि जिनके अंदर भी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है उनके जो भी आउटकम होता है उसमें जो भी वो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि किसी भी सिचुएशन का आउटकम क्या आने वाला है वो मोस्टली पॉजिटिव होता है, यानी वो सक्सेस ही होगा। बिकॉज वो ये सोचते हैं कि भाई ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, तो मैं एक्शन ही ऐसा करूंगा जिससे मैं इस सिचुएशन को पॉजिटिव मोड़ दे सकूं। भाई अगर मेरे कंट्रोल में कोई चीज़ है तो मैं उसको जानबूझ के तो बिगाड़ूंगी नहीं, मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए उनका जो पॉसिबल आउटकम होता है वो ज़्यादातर सक्सेस होता है। बट जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी कम होती है वो हमेशा नेगेटिव आउटकम की तरफ जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, तो वो नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव ही उसका आउटकम आएगा। तो वो रिस्क भी नहीं लेंगे उतना, बिकॉज उनको लगेगा कि अगर मैं रिस्क ले लूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। या अगर जैसे होता है लाइफ में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे मान लो आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अगर आप ये समझोगे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ तो इसका जो भी आउटकम आने वाला है कि मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी साबित होगी या नहीं, ये कम्प्लीटली मेरे कंट्रोल में है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो भी स्किल्स चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए वो मेरे सारे अंदर हैं, तो मैं मैनेज कर सकती हूँ कि मुझे कब स्टॉक बाय करना है, कब सेल करना है, और जिसका जो भी आउटकम आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, मेरा लॉस नहीं होगा। बट अगर आप ये सोचते हो कि यार इसमें कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत काम आ जाए, तो क्योंकि कभी भी स्टॉक में कभी भी मार्केट फॉल हो सकता है, कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे रेट जा सकता है, तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट में कहीं लॉस ना हो जाए या ये ना हो जाए, ये सोचकर आप रिस्क भी कम लोगे। तो जिसके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, जिनको लगता है कि यार मैं सिचुएशन को हैंडल कर ले जाऊंगा, चाहे जितनी भी चैलेंज, जितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा उसे, तो वो लोग रिस्क लेंगे। और जिनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, वो रिस्क नहीं लेंगे। तो इससे ये भी डिसाइड होता है सेल्फ एफिकेसी से कि आप कितने बड़े रिस्क टेकर हो सकते हैं। अब जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी है, जिनको ये लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो भी आउटकम हो सकता है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उनको डर भी कम होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि वो कितना भी बड़ा कोई रिस्क, कोई सिचुएशन हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत हो, तो वो कर ले जा सकते हैं। बिकॉज अगर उन्होंने एक बार ठान लिया कि मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है और मैं ठानूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, बट मैं चाह नहीं रहा। अगर आप चाह नहीं रहे तो नहीं कर पाओगे, बट अगर आप एक बार चाह लोगे और आपको ये बिलीव है कि ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आप कर लोगे, तो आप वो काम कर लोगे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसको स्मोकिंग की आदत है बट उसको वो आदत छोड़नी है, तो अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई है तो आप ये जानते हो कि वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन नहीं चाहेगा या अगर आप नहीं चाहोगे तो भी आप वो स्मोक किए बिना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, रह नहीं पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यानी ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आप चाहो तो स्मोक करो, आप चाहो तो मत करो। तो उनके लिए ये क्विट करना ईजी होगा जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई होगी, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि ये उनके कंट्रोल में है और वो उसको मैनेज कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं आराम से। तो जो पॉजिटिव मॉडल्स होते हैं सोसाइटी में, पॉजिटिव मॉडल्स का मतलब, क्योंकि बिकॉज इस सेल्फ एफिकेसी के कॉन्सेप्ट के पीछे बंदुरा जी का जो सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट था वो भी इन्वॉल्व था, कि लोग जो है वो ज़्यादातर दूसरों को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको इमिटेट करके चीज़ें करना सीखते हैं। तो जब लोग जो है, बच्चे जो हैं, वो लोगों को
ऐसे रिस्क लेते देखेंगे और ये देखते देखेंगे कि उन्होंने रिस्क लिया। जैसे हम अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं, हमने एक सोचा कि यार हमें मेहनत करनी है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, बट व्हेन वी डाउट आवर सेल्स कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम शायद अपनी लाइफ को इस तरीके से शेप नहीं कर सकते, हमारी किस्मत तो लिखी हुई है और अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो हम कितना भी मेहनत कर ले हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती। अगर आप इन सारी बातों पे बिलीव करेंगे तो आप बेसिक सी बात है कि आप उतनी मेहनत ही नहीं कर पाएंगे। तो हम मॉडल्स को देखते हैं, हम रोल मॉडल्स को देखते हैं कि यार उनकी भी तो लाइफ है, उनके लाइफ में भी तो इतनी इतनी प्रॉब्लम्स थी। हम कैसे कैसे लोगों को देखते हैं जो एक्चुअली फिजिकली डिसेबल्ड हैं। आपने पैरालंपिक्स में देखा होगा कि किस तरीके के लोग हैं फिर भी वो क्या क्या अचीव कर ले रहे हैं लाइफ में। तो उनको देख के हम क्या समझते हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव मॉडल्स हो गए, जिनको देख के हम ये समझते हैं कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने वाले हैं। जो हमारे लाइफ के आउटकम्स आने वाले हैं, जो भी जैसी भी हमारी फ्यूचर होने वाली है, वो हमारे कंट्रोल में है, उसकी स्टीयरिंग हमारे हाथ में है एंड हम उसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगी व्हेन यू सी सच पीपल अचीविंग ग्रेट थिंग्स, ग्रेट आउटकम्स। ठीक है, तो एनकरेजमेंट एंड एक्सपोजर टू सक्सेस कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन वंस ओन एबिलिटीज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो अगर आप खुद के रिस्पॉन्सेस को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, आप ये समझते हो जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट की पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर मेरी नीड है ऐसी तो क्या मैं अपने इस नीड को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कहीं घूमने जाने का मन है बट कुछ ऐसी अर्जेंट काम आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि मुझे ऑफिस में मेरी नीड है, या एग्जाम्पल है कि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई तो मैं घूमने नहीं जा सकती, तो उस वक्त पर मैं अपने एक्शन को या अपने बिहेवियर को, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट कर पा रही हूँ या नहीं, कंट्रोल कर पा रही हूँ या नहीं, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। तो इसके अंदर जो एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप अपने ऊपर किस तरीके से कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नीड्स को। तो सेल्फ रेगुलेशन रिवर्स टू द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर इंश्योरिंग दैट एक्शन अलाइंस विद पर्सनल गोल्स और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। मतलब आपके पर्सनल गोल्स तो फुलफिल हो रहे हैं बट इसमें ऐसा ना करो कि आप अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर कर जाएं, लुक थ्रू कर जाएं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करते हुए चलना है और उसके साथ साथ अपने पर्सनल गोल्स का भी ख्याल रखना है। तो अगर आप डिमांड जैसी सिचुएशन की है, जैसी भी उस सिचुएशन की नीड है, उस तरीके से अपने बिहेवियर को ढाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को अपने उस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। यानी आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बिकॉज यू नो कि उस मीटिंग में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी डील मिल सकती है, बट उस वक्त पे आपका जो मोमेंट्री आपको चाहिए प्लेजर, आपको क्या मिलना है, घूमने से मिलना है, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, आप डीले करोगे ग्रेटिफिकेशन को, यानी आप वेट करोगे और उस इमीडिएट रिवॉर्ड को जाने दोगे जो आपको उस वक्त पे इमीडिएट रिवॉर्ड मिलने वाला था, यानी घूमने से आपको जो खुशी मिलने वाली थी उसको आप जाने दोगे, ताकि आप कोई एक लॉन्ग टर्म आपका जो गोल है वो अचीव कर सको। जैसे अगर आपको अभी पढ़ाई करनी है, अभी आपको एग्जाम देना है और अगर आपको चाहिए कि आप अच्छा एकेडमिक्स में अच्छे नंबर लाएं, अच्छे परसेंटेज लाएं, आप आगे 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज लाएं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे पूरे साल में। जहाँ पर अगर कोई पार्टीज़ हो रही हैं तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि घूम फिर रहे हैं, पार्टीज़ अटेंड कर रहे हैं, रोज़ घूमने जा रहे हैं इधर उधर, तो आपको वो सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कि आप जो है अच्छा रिजल्ट एंड ऑफ द ईयर में ला पाओ, एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छी मार्कशीट आपकी दिखे, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ जो इमीडिएट रिवॉर्ड्स हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको लेट गो करना पड़ेगा, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। तो वहाँ पर अगर आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि आप अपने मन को समझा पा रहे हो कि कोई बात नहीं, सारे लोग गए हैं पार्टी में तो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं जा पाया तो ऐसा ना हो कि आपका मन उसी पार्टी में लगा हुआ है कि काश मैं अभी जा पाता एंड ऑल। ठीक है, तो दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। बहुत सारे हमारे कल्चर में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें सेल्फ रेगुलेशन सिखाती हैं। सेल्फ रेगुलेशन मतलब कंट्रोल इन द सेंस नॉट ओनली अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल, बहुत सारी अपने हर एस्पेक्ट में कंट्रोल की बात हो रही है। तो अगर आप खुद को कंट्रोल करने के लिए, जैसे भूख पर कंट्रोल होना, तो इसके लिए हिंदूज़ में हम कहते हैं कि बहुत सारे तरीके के व्रत होते हैं, मुस्लिम्स में रोज़ा रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की एक एबिलिटी डेवलप करती हैं। जैसे जब हम कोई गेम खेलते हैं, चेस हो गया, तो वो हमारी कॉग्निटिव, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। ठीक है, एक ड्रिल हो जाता है वो, दैट इज़ व्रत। और ये रोज़ा भी उसी तरीके का एक ड्रिल हो जाता है जहाँ पर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय सच ड्रिल या सच डेमो एक्शंस, है ना। तो ये एक डेमो के तरीके एक्ट कर लेते हैं आपके सेल्फ रेगुलेशन को चेक करने में। अब ये सेल्फ रेगुलेशन करने के कुछ जनरल तरीके क्या हैं। पहला तो कि आप अपने अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए कि जो भी मेरा बिहेवियर है क्या इस सिचुएशन में सही है, क्या मुझे इस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए या नहीं, या ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है कि कुछ और डिमांड है तो मैं अपने बिहेवियर में उस तरीके का कुछ अपने एक्शन में चेंज लाऊं। ठीक है, दूसरा होता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। आप खुद को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मुझे किस तरीके, तुम्हें इस तरीके से करना है। अपने आप को आपको ये समझा के रखना पड़ेगा कि आपकी क्या दायरा है, आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, है ना। जैसे आई विल फोकस ऑन
स्टडीइंग नाउ एंड रिवॉर्ड माई सेल्फ लेटर। तो कोई बात नहीं, आपको ये खुद को समझाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ पार्टी अटेंड, तो क्या अभी मुझे फोकस करना है पढ़ाई पे। बट देन आप अपने आप को इस ऐसे दिलासे दे सकते हो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, जैसे वो लोग आज मस्ती कर रहे हैं तो वो लोग कल परेशान होंगे, और आज थोड़ा मैं भले परेशान हो लूँ बट मैं कल बहुत मस्ती करूँगा। तो वो सिचुएशन आएगी ही आएगी, दोनों ही सबकी लाइफ में। तो जो लोग आज मस्ती कर रहे हैं वो कल पछताएंगे, और आप क्या कर रहे हो, आज थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके आगे लाइफ में इंजॉय करने वाले हो, मस्ती करने वाले हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दोगे, रिमाइंडर्स दोगे कि आपको कैसे बिहेव करना है एक सर्टेन सिचुएशन में। एंड थर्ड इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट, यानी जब आप कुछ अच्छा काम करो तो आप अपने आप को खुद से कुछ अवार्ड्स दो। सृष्टि देशमुख, आपने नाम सुना होगा, सिविल सर्विसेज ऑफिसर है वो, है ना। और उन्होंने ये स्पीच में बोला था अपने कि मैं जब पढ़ाई करने बैठती थी तो मेरे तरीका क्या था कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे आवर्स सिटिंग होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को, फ़ोन को, मैसेजेस को, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर मुझे हटाना है अपने शेड्यूल में से तो मैं क्या करूँगी, सेल्फ री इन्फोर्समेंट का वो तरीका यूज़ करती थी कि अगर आज मेरे मान लो टू डू लिस्ट है, मुझे ये काम करने हैं, तो अगर एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये काम कर लिया, जितना मुझे आज का काम करना था, जितना मुझे आज पढ़ाई करनी थी, टारगेट था, मैंने कर लिया कंप्लीट, तो मैं एक वॉक पे चली जाऊंगी या मैं एक आइसक्रीम खा लूँगी जाके। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को कुछ काम सही करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, अच्छा करने के लिए रिवॉर्ड देते हैं तो आप खुद मोटिवेट होते हैं। तो रादर देन वेटिंग फॉर समवन एल्स टू रिवॉर्ड यू, आप खुद से खुद को रीइंफोर्स करिए, ऐसे अवार्ड्स दीजिए। या अगर जहाँ पर आपने मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, गेस्ट्स आ गए और आप नहीं कंट्रोल कर पाए अपने आप को कि आप बाहर ना जाएं या टाइम वेस्ट ना करें, और आपका मान लीजिए 1 घंटा इस तरीके से वेस्ट हो गया, तो आप वहाँ पर भी अपने आप को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए कि आज जब तक मैंने टाइम वेस्ट किया है तो आज मैं अपनी नींद को सैक्रिफाइस करूंगी, और चाहे मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, जब तक मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है रात में, आई विल नॉट स्लीप। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट का तरीका, जहाँ से आप अपने आप के अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की टेक्निक से हम एक अच्छा अपने अंदर कंट्रोल अपने बिहेवियर पर बिल्ड कर सकते हैं, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम फोकस अपना बढ़ा सकते हैं। अब देखो, ये दुनिया जो है ना, ये 2 तरीके के समाजों में बटी हुई है। एक वेस्टर्न कल्चर है, एक वो सोसाइटी है जहाँ पर एक वेस्टर्न तरीके का सब कुछ माहौल है, कल्चर वहाँ पर होता है। और एक होता है ट्रेडिशनल, जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो थोड़ा नॉन वेस्टर्न एरियाज़ में आ जाता है, और ऐसी एशियन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो नॉन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ। अब इसका मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, हम इंडिया में देखते हैं ना कि हम जितनी जो भी चीज़ें हैं, हम हमेशा फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रिश्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रिलेशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, है ना। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो ऐसा होता है कि जो भी हमारी एक्टिविटी है उसमें कहीं भी ऐसा ना हो कि दूसरा कोई पर्सन है जो अनसेटिस्फाइड हो उस चीज़ से। हम हमेशा, हमारे मन में ऐसा होता है कि भले हमारा मन टूट जाए, भले हम जो चाहते हैं हमारी विशेज़ ना पूरी हों, बट सामने वाले लोग कहीं भी हर्ट ना हो। जबकि ये हमेशा सही नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। जब एक्सट्रीम पे कोई भी कंडीशन होती है तो वो अच्छी नहीं होती है। तो इट्स योर लाइफ, इट्स मतलब आपको हमेशा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको खुशी दें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो नेगेटिव आस्पेक्ट में चली जाती हैं ये चीज़ें, कि जहाँ पर हम दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो नॉन वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर हम कलेक्टिविज्म का एक कल्चर है वो फॉलो करते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर का मतलब है कि हम सब लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो जो भी हमारा बिहेवियर होता है, जिस तरीके से भी हम खुद को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, है ना, बिल्ड करते हैं, उसमें हम अपने अंदर ऐसी वैल्यूज़ डालते हैं, ऐसे मॉरल्स हमें सिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें जो भी काम करना है वो ये ध्यान में रखते हुए करना है कि सारे लोग खुश रहें। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज से अलग हटके या उनके अगेंस्ट होके वो चीज़ें ना हो, वो बिहेवियर ना हो। और इंडिविजुअलिस्टिक में क्या होता है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर्स जो होते हैं वहाँ पर ऐसा कल्चर फॉलो होता है इंडिविजुअलिज्म का, जिसमें लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, सिर्फ अपनी चॉइसेस, जो भी अपनी फ़ायदे के लिए उनकी चीज़ें हैं, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट, जो उन्हें अच्छी लग रही हैं, जो उनके गोल्स हों, सिर्फ वो मैटर करते हैं। और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम नहीं सोचते हैं वेस्टर्न कल्चर में। तो यहाँ पर जो होता है वो एक बहुत क्लियर बाउंड्री होती है कि एक ये बाउंड्री है, इसके इधर मैं हूँ और इसके इधर ये पूरा समाज है। तो मैं जो भी करूँगा वो सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगा, ना उसका कोई इफेक्ट दूसरों पे पड़ने वाला है, और ना दूसरों की चॉइसेस या जो भी उनकी लाइफ है उसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है। बट कमिंग टू कलेक्टिविस्ट कल्चर, तो वहाँ पर होता है कि ये बाउंड्री बहुत ही महीन सी बाउंड्री होती है, जहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो मतलब मैं तो हूँ ये सेल्फ, और ये सोसाइटी है सारी, ठीक है। तो बहुत सारे मैटर्स में ऐसा होता है कि नहीं भी फ़र्क पड़ता है, बट बहुत सारे मैटर्स में ऐसे होता है जब ये सेल्फ और ये सोसाइटी एक जगह पे आकर कंबाइन हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, एंड देन हम वहाँ पर कोई भी जो एक्शन कर रहे हैं वो हम ये माइंड में रखते हुए करते हैं कि कहीं भी ऐसा ना हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो लोगों के बीच में या हमारे बीच में, ठीक है।
So the self is typically seen as separate from the rest of the world with clear boundaries between the individual and others in what individualistic culture. And वहीं अगर हम देखें collectivist culture में तो क्या होता है, इंडियन कल्चर व्यूज द सेल्फ एज मोर फ्लूइड वेयर द बाउंड्रीज बिटवीन द सेल्फ एंड अदर्स आर नॉट एज फिक्स्ड, है ना। तो हम दूसरों के ना ही सिर्फ अपने इंडिविजुअल नीड्स और गोल्स बल्कि दूसरों का दूसरों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम दिमाग में रखते हैं। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू व्यूज ऑफ सेल्फ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ये वेस्टर्न कल्चर्स में इंडिविजुअलिज्म चलता है जहाँ पर पर्सनल आइडेंटिटी और गोल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, एंड इंडिया और बहुत सारे ऐसे एशियन कल्चर्स हैं जहाँ पर हम कलेक्टिविज्म का कल्चर फॉलो करते हैं, जहाँ पर ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में यानी सोसाइटी में जो भी लोग हमारे आसपास हैं उनमें हार्मनी बनी रहे और कोई भी किसी का भी नुकसान ना हो, कोई भी हर्ट ना हो, कुछ भी तरीके के डिफरेंसेस डिस्पैरिटीज़ ना हो लोगों के बीच में, ठीक है। तो कल्चर इस तरीके से शेप करता है सेल्फ को कि जैसा कल्चर वैसे ही हमारी जो अंदर क्वालिटीज़ जो भी ट्रेड्स पाई जानी है, क्योंकि भाई सेल्फ किससे बनता है, जिस तरीके का भी हम बिहेवियर शो करते हैं, जो भी हम वैल्यूज़ पजेस करते हैं, एंड दोज वैल्यूज़ आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर वी आर ब्रॉट अप इन और वी लिव इन, ठीक है। हमने जो भी बातें की वो थी कल्चर के बारे में। अब हम लोग आने वाले सेल्फ के बारे में। सेल्फ के एक जो टॉपिक था हमारे टाइटल में सेल्फ, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हमें समझनी थी हमने समझ ली, कुछ ऐसी खास बात नहीं थी। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। अब हम पर्सनैलिटी के बारे में आते हैं। पर्सनैलिटी जो टर्म आप देखते हो वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है विच इज़ परसोना। इसका मतलब होता है, रोमन थिएटर्स में एक्टर्स जो मास्क पहना करते थे उसे परसोना कहते थे। नाउ मास्क पहना हुआ है, इसका मतलब पर्सनैलिटी से आप कैसे समझ सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसा कोई इंसान दिखता है ना, उसी के ट्रेट्स, उसके जो भी क्वालिटीज़ हैं, जैसी भी उसके वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसके बिहेवियर में बाहर से दिखती हैं, ओवर्ट होती हैं। तो मास्क देखकर जैसे आप पता लगाते हो कि ये कौन सा कैरेक्टर है या क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं। लाइक जब हम ऐसी पार्टीज़ में जाते हैं तो हम कोई भी कैरेक्टर का हम लोग बॉलीवुड थीम पार्टी होती है तो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके से हम ड्रेस होते हैं उससे पता चलता है कि उस कैरेक्टर से जो भी हमारी पर्सनैलिटी उस वक्त पे रेजोनेट होने वाली है ना। तो उसी तरीके से पर्सोना जो होता है, जनरली हम जब बात करते हैं किसी की पर्सनैलिटी के बारे में तो हम कहते हैं कि वो बहुत चार्मिंग था। हम गुड लुक्स से, अपीयरेंस से पर्सनैलिटी टर्म को हमेशा लिंक कर देते हैं ऑफन। बट पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सामने से बाहर अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ही नहीं होता है, बट पर्सनैलिटी अपने आप में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के कंपोनेंट्स इंक्लूड करती है। तो किसी की भी जो पर्सनैलिटी होती है, साइकोलॉजी में अगर हम पढ़ते हैं तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक वेज होती हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जिस तरीके से वो बिहेव करता है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है, उससे हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। इसका मतलब उससे हम ये समझ पाते हैं कि उसके सोचने समझने का तरीका क्या है, उसके थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उसके मॉरल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें उसके उस बिहेवियर से पता चलती हैं। तो हम बहुत सारे टर्म्स ऐसे अलग अलग यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि कोई मान लो 4-5 कोई 2 फैमिलीज़ आपस में बैठी हुई हैं और एक कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ही आउटगोइंग है, मतलब वो बहुत जल्दी घुल मिल जा रहा है लोगों से, या कोई फैमिली मेम्बर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, बातें करता है, ठीक है, मिंगल हो जाता है बहुत जल्दी। और कोई दूसरा है जो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो सोशेबल या आउटगोइंग नहीं है, वो थोड़ा रिजर्व्ड है, वो लोगों से कम बात करता है, स्पेशली उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लोगों के साथ अपने आप को फ्रैंक करने में या फ्री फील करने में। तो इस तरीके से हमने दोनों लोग की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीज़ें नोट की। जैसे एक को हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा शाय है, थोड़ा शर्मीला है, कम बोलता है, और एक को हमने कह दिया कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है। फ्रेंडली मतलब सबको बहुत जल्दी सब दोस्ती कर लेता है, बातें करने लगता है, लोगों से बहुत जल्दी रिलेशंस डेवलप कर लेता है। तो पर्सनालिटी की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत छोटे समय तक के लिए कोई भी है तो उसको हम कह देंगे कि अरे ये तो उसकी पर्सनालिटी का ट्रेट है। कोई भी चीज़, कोई भी क्वालिटी, कोई भी ट्रेट आपकी पर्सनालिटी में तब इंक्लूड होगी जब हम देख रहे हैं कि वो ओवर टाइम बहुत लंबे लंबे समय तक आपके अंदर पाई जा रही है। यानी आप एक तरीके से ही रिएक्ट करते हो बहुत सारी सिचुएशन में। अगर आप एक मोमेंट पे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि जब आप बहुत एग्रेसिव हो गए, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में एग्रेशन इन्वॉल्व है या इंक्लूडेड है। अगर आपको हर ऐसी सिचुएशन में, ज़्यादातर सिचुएशंस में देखा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी तिल का ताड़ बना करके गुस्सा होने लगते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ आपकी पर्सनालिटी में एग्रेशन शामिल है। बट बहुत छोटे समय तक के लिए या एक आध बार के लिए कोई भी चीज़ हम उसके बेसिस पे, एक बिहेवियर के बेसिस पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं जज कर सकते किसी की भी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को, ठीक है। जैसे कोई भी ऑनेस्ट पर्सन जो होगा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह सच बोलेगा और बाकी सारी जगह झूठ बोल रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर ऑनेस्टी है, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। कोई भी जो ऑनेस्ट पर्सन होगा वो लाइफ में शुरू से लेकर अंत तक बहुत हर जगह ही जहाँ पर ऐसी बात आएगी सच या झूठ की, तो हमेशा ऑनेस्टली ही बिहेव करेगा, हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, हमेशा सच बोलेगा, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात क्यों ना हो रही हो, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि उसकी पर्सनालिटी में ऑनेस्टी
शामिल है। ठीक है, समझ में आया। अब जनरली कोई भी जब क्वालिटी हम कह रहे हैं तो वहाँ पर हम ये मानते हैं कि पर्सनालिटी में हर चीज़, मतलब जो पर्सनालिटी है वो बहुत सारी ट्रेड से मिलकर बनी हुई है। तो हम ये मानते हैं कि अगर पर्सनालिटी स्टेबल है ओवर टाइम, मतलब किसी की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बदलती नहीं है, कभी एक आध कोई ट्रेट उसमें चेंज आ सकता है। बट अगर किसी की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव है बहुत, है ना, और या तो फिर वो बहुत ज़्यादा चुलबुले नेचर का है ना, लोगों से बातें करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, तो ऐसे किसी की अचानक से एकदम आप पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकते, है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है जहाँ पर वो अलग तरीके से बिहेव करे इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द जो उसकी ट्रेट्स हैं, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है। तो सिचुएशनल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वेरिएशंस हम देख सकते हैं उनके पर्सनैलिटी में, उनकी ट्रेट्स में। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा हमेशा घूमने फिरने वाला है या वो है, अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो उस वक्त पे तो वो ऐसा बिहेवियर नहीं शो करेगा कि वो हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसता रहे, क्योंकि सिचुएशन हर अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्सेज भी अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिचुएशंस की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस लोगों के बिहेवियर में आ सकते हैं, बट उनकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, ओरिजिनली जो ओजी है, वो सारे ट्रेट्स उनके सेम ही रहेंगे, उनमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, नाउ कुछ पर्सनैलिटी के की फीचर्स होते हैं, जैसे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। हम कहते हैं कि पर्सनालिटी में ना तो सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब सिर्फ हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में तो नहीं बात करें, बल्कि ऑल्सो हाउ दे थिंक, फील एंड बिहेव। तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं वो भी पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। पर्सनालिटी सबकी यूनिक होती है, हर इंसान का अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, तो ये एक दूसरे को एक दूसरे से अलग बनाती है। स्टेबिलिटी होती है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है, बहुत लंबे समय में एक आध बार कभी थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लोगों की पसंद, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो कोर ट्रेट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, जो एक इंसान का ट्रू नेचर होता है। अडेप्टेबिलिटी होती है, मतलब हम सिचुएशंस के हिसाब से, जिस तरीके की परिस्थिति की मांग है, उस तरीके से अपने पर्सनालिटी को हम चेंज करते रहते हैं, एंड इस तरीके से हम नए नए सर्कमस्टांसेस से एडजस्ट करते हैं। नाउ प्रेडिक्टिंग बिहेवियर क्या है, हम किसी के पर्सनालिटी को जानते हैं तो हम उसके बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी हम पहले से कह सकते हैं कि वो इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है ना। जब हमें पता है किसी के नेचर के बारे में कि वो इंसान कैसा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, किस तरीके से वो अपने जीवन को, उसके जीवन को निर्वाहन करने का तरीका है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है या किस तरीके से बिहेव करने वाला है ना। अगर मैं जानती हूँ कि मेरी फ्रेंड है जिसको घूमना फिरना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और पूरा ग्रुप जो है वो कोई घूमने फिरने का प्लान बना रहा है, तो मोस्ट प्रॉबेबली सबको ये आइडिया लग चुका होगा कि वो तो नहीं जाने वाली है, वो तो इस प्लान को कैंसिल ही करेगी या वो मना ही करेगी, है ना, उसकी कंसेंट तो नहीं आने वाली है, बिकॉज उसका नेचर ही वैसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी डज नॉट वांट टू ट्रैवल, और मतलब उसे कोई इशू होता है या उसे इतना मज़ा नहीं आती है घूमने फिरने में, है ना, उसे अकेले रहने में, सॉलिट्यूड, आइसोलेशन में रहने में, बुक्स रीड करने में, या इस तरीके से उसकी लाइफस्टाइल रखने में पसंद है। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका बिहेवियर किसी भी सिचुएशन में। एंड जब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है मेरी इस बात पे, तो हम उसी तरीके से उसी अकॉर्डिंग उसको डील करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है और मुझे उसे कोई बात समझानी है, तो देखो, अगर बच्चों को आप बहुत ज़्यादा डांटेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, या अगर आप उसे डरा धमका के अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो वो उल्टा ही और नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये हमेशा मुझे डांटते हैं, ये इस तरीके से मुझे नेगेटिवली कोई आप उनको ट्रीट करते हो, तो उनको बुरा लगेगा, और वो और ही वो गलत काम करने में, या वो जो काम आप उन्हें नहीं सिखाना चाहते हैं, जिस तरीके की आप वैल्यूज़ उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम यही उन्हें प्यार से, सबसे पहले ये जो रिवर्स साइकोलॉजी की टेक्निक होती है कि आप पहले उनको अपने तरफ इंक्लाइन करिए कि हाँ, हम आपके ही फ्रेंड हैं, हम बिल्कुल आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम आपकी साइड हैं, एंड देन आप उनको कोई बात करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़रूर आपकी बात मानेंगे। तो इस तरीके से जब हम जानते हैं कि सामने वाले का कैसा रिस्पॉन्स होने वाला है उसके नेचर के हिसाब से, हम उसी तरीके से उससे अलग अलग सिचुएशंस में डील करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बहुत बारी हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के टर्म्स लोगों को बोलते हुए सुने हैं, जिसमें हम पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं जिन टर्म्स का यूज़ करके, या ऑफन पर्सनालिटी के जगह पे हम ये सारे टर्म्स यूज़ करते हैं उन इंडिविजुअल्स की को उनकी जो भी आइडेंटिटी है उसमें हम उन्हें डिफाइन करने के लिए। तो टेम्परामेंट जो है उसका मतलब क्या होता है, इट इज़ बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिएक्टिंग। टेम्परामेंट बेसिकली हम जेनेटिक बिहेवियर से कह सकते हैं, जेनेटिक्स से रिलेट कर सकते हैं कि जेनेटिकली उसके अंदर क्या जो बिहेवियर्स हैं उसके जेनेटिक्स से, उसके पेरेंट्स से अडॉप्टेड है ना, ये सारी चीज़ें, तो हम कह देते हैं कि ये बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि उसके जेनेटिक्स की वजह से उसके अंदर इस तरीके का
क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, तो उन्हें हम टेम्परामेंट कह देते हैं। अच्छा, ये चाहे जितने भी ये टर्म्स हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ये सारे टर्म्स जो है वो पर्सनालिटी के अंदर में आते हैं, यानी दीज आर अ सबसेट ऑफ पर्सनालिटी। तो कोई भी यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें से कोई भी टर्म जो है वो रिप्लेस कर सकता है पर्सनालिटी टर्म को, ये सारे ही उसके अंदर आते हैं। टेम्परामेंट किसी का उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। वहीं हम जब बात कर रहे हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन की, तो हम बार बार ट्रेट वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेट क्या होता है? किसी के बिहेव करने का एक जो तरीका होता है, बार बार रिपीटेड वे में ओवर टाइम, दैट इज नोन एज ट्रेट, वो उसकी क्वालिटीज़ में शामिल हो जाता है। तो ये भी हम कहते हैं ये भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। डिस्पोजिशन मीन्स टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। किसी एक तरीके की सिचुएशन में किसी भी इंसान के जो बिहेव करने का तरीका होने वाला है वो जितना सिमिलर होता है, अगर एक ही सिचुएशन है तो उसमें उसके रिएक्ट करने का तरीका भी तो सेम होगा, तो उसे ही हम कहते हैं डिस्पोजिशन। यानी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा, है ना। अब कैरेक्टर इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर। तो यहाँ पर भी हम जो ओवरऑल एक कैरेक्टर के मतलब ओवरऑल एक उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है, बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, बेस्ड ऑन देयर मॉरल्स, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, दैट इज नोन एज कैरेक्टर। हैबिट, ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग। हैबिट का मतलब होता है जिस चीज़ जो आदत पड़ जाती है लोगों को, तो कुछ ऐसे लर्न बिहेवियर जो उन्होंने एक बार सीखे एंड देन उसके बाद वो बार बार उसको करते हैं उस काम को, दैट इज हैबिट। नाउ वैल्यूज आर गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल टू अचीव। तो उन वैल्यूज जो होती हैं वो बेसिकली जो भी उनके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, जिनके बेसिस पे वो अपनी ज़िंदगी जीने का उनका तरीका होता है, दैट इज़ वैल्यूज़। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो पर्सनालिटी के अंदर में आते हैं, यानी पर्सनालिटी के यही अलग अलग कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स आप इन्हें कह सकते हैं। अब जब ये बहुत सारी बातें हुई कि पर्सनालिटी क्या होता है उसके बारे में हमने समझा, तो हमने ये भी क्वेश्चन उठाए कि हम पर्टिकुलर किसी ए पर्सन की या बी पर्सन की पर्सनालिटी को अगर हमें डिफाइन करने को कह दिया जाए तो हम उसमें कैसे उन्हें बताएंगे कि वो किस तरीके के इंसान है, या हम कौन से ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे जिसके बेसिस पे हम उनकी आइडेंटिटी को इस तरीके से डिफाइन कर सकें कि उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, उनके अंदर क्या तरीके के ट्रेड्स पाए जाते हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की और इसमें उन्होंने 3 तरीके से बोला कि बेसिकली 3 तरीके से हम किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। पहला अप्रोच था टाइप अप्रोच और दूसरा था ट्रेट अप्रोच। पहले जो टाइप अप्रोच है ये कहती है कि हम जो है वो टाइप के बेसिस पे कुछ टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया, यानी मान लो हमने एक लिस्ट बना दी जिसमें हमने कहा कि 3 तरीके के 3 टाइप के लोग होते हैं और इन तीनों टाइप के लोगों के लिए हमने कुछ ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ ट्रेट्स बना दी कि हाँ ये क्वालिटीज़ हैं, इस टाइप के लोगों के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, दूसरे सेकंड टाइप के लोगों के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, थर्ड टाइप के लोगों के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा इंसान देखते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिटीज़ किसी एक पर्टिकुलर टाइप से मैच हो रही हो, पाई जा रही हो, तो हम उसे इंसान को उस टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन है और उसके अंदर जो क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं वो मैक्सिमम सेकंड टाइप की लिस्ट से मैच हो रही हैं, तो हमने कह दिया कि दिस इंसान की जो पर्सनालिटी है दैट इज टाइप 2 पर्सनालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि कुछ टाइप्स में हमने पर्सनालिटीज़ को डिवाइड कर रखा है। ट्रेट अप्रोच कहती है कि हम बेसिकली ऐसे मोटे मोटे किसी एक कैटेगरी में हम लोगों को नहीं डिवाइड कर सकते। क्या हुआ अगर मान लो फर्स्ट टाइप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही हैं और सेकंड टाइप की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही हैं, तो हम उसको फर्स्ट टाइप में रखेंगे या हम उसको सेकंड टाइप में रखेंगे। अगर टाई हो गया इन दोनों टाइप्स के बीच में तो क्या होगा। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन उठे तो ट्रेट अप्रोच आई और इन्होंने कहा कि नहीं, हम मोटे मोटे कोई कैटेगरी नहीं बनाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम ट्रेट्स के ही बेसिस पे लोगों को डिफाइन कर देंगे और हम ये कह देंगे कि जो किसी के भी अंदर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है, मान लो मैंने कहा कि शाइनेस की बात हो रही है ना, शाइनेस की बात हो रही है, तो कोई जो है वो बहुत ज़्यादा शाय हो सकता है, कोई थोड़ा कम शाय हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा शाय है उसे हमने शाय कह दिया, जो थोड़ा कम शाय है वो भी शाय में आ गया, और जो बिल्कुल भी शाय नहीं है इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव में जब चला गया तो वो फ्रेंडली नेचर का हो गया। तो ऐसे ट्रेट्स जिनके कुछ ऑपोजिट एंटिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं उनके बेसिस पे हमने लोगों को पर्सनैलिटी में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कोई भी अगर ट्रेट होगी तो उसका एक ऑपोजिट भी होगा, तो जिसके अंदर एक एक्सट्रीम पाया जाएगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा और जिसके अंदर ये एक्सट्रीम पाया जाएगा वो इस कैटेगरी, मतलब उसके अंदर ये ट्रेट पाई जाती होगी। इस तरीके से हमने कहा कि हम ट्रेट्स के बेसिस पे लोगों की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर कोई गुड है तो कोई बैड होगा, है ना, कोई इंट्रोवर्ट है तो कोई एक्सट्रोवर्ट होगा। तो इस तरीके से ऑपोजिट ट्रेट्स के बेसिस पे हमने जो है वो बांट दिया लोगों को। अब ये कैसे हुआ इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। देखो, टाइप अप्रोच में ऐसे बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आई, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी कैटेगरीज बनाई। तो हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले
हिपोक्रेट ने जो है बनाई थी, 4 टेम्परामेंट्स बताए इन्होंने ग्रीक में, और इन्होंने कहा कि इस 4 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में आप हर इंडिविजुअल को डाल सकते हो, मतलब इन्हीं 4 कैटेगरीज में से किसी एक में हर इंडिविजुअल आएगा। जैसे एक होता है सैंग्विन, फर्स्ट था सैंग्विन, तो सैंग्विन लोग हम उन्हें कहते हैं, सैंग्विन पर्सनालिटी के लोग सोशेबल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, लाइवली होते हैं। जैसे इनको जो नेक्स्ट टर्म इनके लिए आया दैट वाज एक्सट्रोवर्ट, है ना, एक्सट्रोवर्ट इन्हें हमने कहना शुरू किया। तो सैंग्विन पर्सनालिटी इन्होंने बताई कि ये ट्रेड्स उसके अंदर पाई जाएंगी। फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी काम, रिलैक्स्ड एंड क्वाइट। मेलांकलिक जो कि एनालिटिकल, थॉटफुल और ऑफन सैड लोग होते हैं, उन्हें हमने मेलांकलिक कहा। और क्लोरेलिक का मतलब है, नहीं कोलेरिक, कोलेरिक का मतलब है एम्बिशियस, लीडर लाइक एंड समटाइम्स एग्रेसिव, ठीक है। अब आयुर्वेदा क्लासिफिकेशन आया, ये इंडिया के रिलेशन में है, ये तो ग्रीस के रिलेशन में था, ग्रीक था ये जो डिवीजन था, सेग्रीगेशन था। अब इंडिया के ट्रेडिशन के बेसिस पे जो डिवाइड हुआ वो आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन उसे हम कहते हैं। और इसमें हमने त्रिदोष में 3 तरीके के ऐसे कैटेगरीज में, वट, पिट और काफा, इसमें हमने लोगों को डिवाइड किया टेम्परामेंट्स के बेसिस पे। जैसे क्रिएटिव, एनर्जेटिक और चेंजेबल लोग वट में आएंगे, कॉम्पिटिटिव, गोल ओरिएंटेड एंड असर्टिव पिट, एंड काम, स्टडी एंड नर्चरिंग काफा में। और एडिशनली इन्होंने बोला कि 3 तरीके के ऐसे गुण होते हैं जिसे हमने त्रिगुण बोला, और इन्होंने कहा कि त्रिगुण भी जो है वो पर्सनालिटी को लोगों के डिफाइन करता है। जैसे 3 गुण सब में पाए जाते हैं, देखो सत्व, सत्व लोग जो प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। राजस मतलब ये गुण उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे एक्टिविटी, डिजायर और मटीरियलिज्म, ये सारी वैल्यूज वो फॉलो करते हैं। एंड तमस वो होते हैं जो कि लेजीनेस, डिप्रेशन और इनर्शिया की वैल्यूज को फॉलो करते हैं, या इस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर में ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये जो था ये आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन था, इंडिया का क्लासिफिकेशन था पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से लोगों की डिफाइन करने का। मॉडर्न सोसाइटी में भी इस तरीके से लोगों ने अलग अलग टाइप्स बताए। जैसे एंडोमॉर्फ टाइप ऑफ लोग कौन होते हैं, ये शेल्डन सोमैटोटाइप्स थे। इन्होंने बॉडी टाइप के बेसिस पे 4 तरीके से 4 कैटेगरी में, सॉरी 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया। इन्होंने कहा एंडोमॉर्फ टाइप के वो लोग होते हैं जो कि सॉफ्ट, राउंड और सोशेबल होते हैं। मीजोमॉर्फ वो होते हैं जो कि मस्कुलर, एनर्जेटिक और करेजियस होते हैं। एंड एक्टोमॉर्फ्स आर द वन दैट आर थिन, फ्रिजाइल, इंट्रोवर्टेड एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बॉडी टाइप के बेसिस पे कैटेगरीज बनाई। अब आप ये देख रहे हो कि जितनी भी ये कैटेगरीज हैं उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो फाउंडेशन है, वो सारे अलग अलग है कि किस चीज़ के बेसिस पे इन्होंने बनाया। इन्होंने बॉडी टाइप और टेम्परामेंट के बेसिस पे बनाया, पीछे उन्होंने गुण के बेसिस पे बनाया था। तो इस तरीके से अलग अलग बेसिस पे लोगों ने कैटेगरीज बनाई। जंग ने अलग टाइपोलॉजी दी और इन्होंने 2 टाइपोलॉजी बताई। इन्होंने कहा कि एक जो किसी की भी इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो एक स्पेक्ट्रम पे होती है। स्पेक्ट्रम आप समझते हो, जैसे एक मान लो ये लाइन है, तो ये हो गया इसका राइट एक्सट्रीम और ये हो गया इसका लेफ्ट एक्सट्रीम। जैसे आप नंबर लाइन समझते हो, तो जितना आप राइट की तरफ जाओगे कोई चीज़ पॉजिटिव होती जाती है, जितना आप लेफ्ट की तरफ जाओगे वो चीज़ नेगेटिव होती जाती है। और इन दोनों ही एक्सट्रीम पे दो कोई सेम एंटिटी एकदम एक दूसरे की ऑपोजिट प्रेजेंट होती हैं। यानी अगर मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर -2 है, तो ये क्या है, एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट एंटिटीज़ हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी भी इस तरीके के एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है। और इस स्पेक्ट्रम के 2 एक्सट्रीम्स पे इन्होंने किन क्वालिटीज़ को रखा, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इन्होंने कहा पॉजिटिव साइड में हम कह देते हैं कि मान लो एक्सट्रोवर्ट्स को रख देते हैं, पॉजिटिव साइड पे एक्सट्रोवर्ट्स आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे इंट्रोवर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जिसके अंदर जिस तरीके की क्वालिटीज़ पाई जाएंगी हम उनके बेसिस पे उन्हें जज करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं, अकेले रहना। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना इन्हें नहीं पसंद होता। वहीं अगर आप बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट्स की, तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल इनकी ऑपोजिट पाई जाएंगी। एक तरफ तो वो अकेले रहना पसंद कर रहा है और एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये जो है आउटगोइंग होते हैं, ये दूसरों से बातचीत करना, दूसरों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। एनर्जाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद अदर्स, लोगों से बातचीत करके इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये क्या हो गया, इन्होंने 2 एक्सट्रीम्स बताए स्पेक्ट्रम के। ये जो भी इंट्रोवर्ट्स की क्वालिटीज़ हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स की क्वालिटीज़ की बिल्कुल ही ऑपोजिट पाई जाती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेग्रीगेशन वॉज टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटीज़। टाइप ए पर्सनैलिटी के वो लोग होते हैं जिनके अंदर हाई एनर्जी, इम्पेशेंस एंड टाइम प्रेशर एंड कॉम्पिटिटिवनेस जैसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और जिनके अंदर इस तरीके का इम्पेशेंस होगा उनके अंदर हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। तो किसी की भी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसकी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो बिल्कुल टाइप ए से ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो वो रिलैक्स्ड होते हैं, पेशेंट होते हैं और इतना ज़्यादा ऑलवेज ऑन द गो नहीं होते हैं। तो ये जो है ये घोड़े पे सवार पर्सनालिटी टाइप ए को हम कहते हैं घोड़े पे सवार पर्सनालिटी, बिकॉज इनको हमेशा हर चीज़ बहुत जल्दी करनी होती है, इनके पास हमेशा बहुत कम टाइम होता है हर चीज़ के लिए, बहुत इंपेशेंट होते हैं, इनको इंतजार नहीं होता किसी चीज़ को करने में, है ना। और टाइप बी पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, इनके पास टाइम ही टाइम है, ये बहुत रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, आराम से करेंगे कोई भी काम, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं।
देन कम्स टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप सी पर्सनालिटी के लोग कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव, पेशेंट एंड प्रोन टू सप्रेसिंग इमोशंस लाइक एंगर। तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर इमोशंस को दबा के रखते हैं, और कोई भी चीज़ जो आप अपने अंदर दबा के रख रहे हो, जैसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो अंदर से आपको खोखला कर देती है। तो इनके अंदर जो है वो कैंसर जैसे रिस्क जो है, कैंसर जैसे डिजीज़ का रिस्क इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब टाइप सी है तो सी फॉर कैंसर, ये आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स टाइप डी पर्सनालिटी, जिसमें डिप्रेशन और नेगेटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि इनके अंदर इस तरीके के डिजीजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। डी फॉर डिप्रेशन और टाइप डी पर्सनालिटी आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें से फॉलोइंग आपको डिजीजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है किस टाइप की पर्सनालिटी में ये पाया जा सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि इस टाइप की पर्सनालिटी में इन ऑप्शंस में से कौन सा डिजीज है जो टाइप सी में पाया जाएगा या टाइप डी में पाया जाएगा। देन कम्स लिमिटेशंस ऑफ पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि हालांकि ये थे तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हाँ 2-4 क्वालिटीज़ देख के हमें किसी एक टाइप में डाल देना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है लोगों को 2-3 टाइप में डिस्क्राइब कर देना। लोगों की जो पर्सनालिटी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो बहुत सारे अलग अलग तरीके की ट्रेड्स पजेस करते हैं, और हर ट्रेड ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक पर्सनालिटी टाइप में सारी ट्रेड्स आएँ। भाई अगर इसमें सिर्फ 3-4 ट्रेड्स हैं तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा भी इंसान हो जिसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी पाई जा रही हो जो इस टाइप के सारे लिस्ट में नहीं मिल रही है, बट वो किसी और टाइप की लिस्ट में मिल रही है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम उसे कौन सी टाइपोलॉजी में डालने वाले हैं? तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस उठे। तो आई ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में लोगों ने बहुत सारी अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, और इन्होंने बोला कि हम कैसे ट्रेट्स के बेसिस पे, यानी जो कि स्टेबल होते हैं लंबे समय तक, किसी के अंदर कोई एक तरीके से बिहेव करने की टेंडेंसी जो स्टेबल है, सेम है, उसे हम ट्रेट कहते हैं उसकी, और इनके बेसिस पे कैसे हम अलग अलग तरीके के लोगों की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। तो ऑलपॉट की ट्रेट थोड़ी क्या कहती है, इन्होंने ट्रेट्स को 3 तरीके के ट्रेट्स बताए कि लोगों के अंदर होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिस पर किसी एक इंसान की पूरी लाइफ आधारित होती है, और ये उनकी पूरी आइडेंटिटी को डोमिनेट कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा वो कुछ ऐसे उनके जो मेन मूल्य रहते हैं उनकी ज़िंदगी को जीने के, इतना ज़्यादा वो उनकी लाइफ उसी वैल्यू के इर्द गिर्द जीते हैं कि उन ट्रेट्स को हम उन्हीं के नाम से एसोसिएट कर देते हैं। जैसे गांधी जी की नॉन वायलेंस था, अहिंसा, तो हमने हमेशा गांधी जी को नॉन वायलेंस के रास्ते पर ही चलते हुए देखा, इसी वैल्यू को फॉलो करते हुए देखा और प्रमोट करते हुए देखा। तो नॉन वायलेंस को अक्सर हम जो है वो गांधी जी से रिलेट करके इसे हम गांधीयन ट्रेट कह देते हैं। तो जहाँ पर भी अगर आप गांधीयन ट्रेट समझेंगे ना, तो आप अपने आप से उसको नॉन वायलेंस से रिलेट कर देते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट्स किसी की पूरी लाइफ को डोमिनेट कर देती हैं, एंड दे कैन बी सीन एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल देयर एक्शंस, कि उनके सारे एक्शंस जो होते हैं वो किसी एक उसी कार्डिनल ट्रेट के इर्द गिर्द होते हैं, उसी पे बेस्ड होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं वो एक सेकंड टियर होता है, यानी ये भी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, बट हाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये उसकी पूरी पर्सनालिटी को डोमिनेट कर देती हैं, यानी उसी के नाम से एसोसिएट हो जाए वो पर्टिकुलर ट्रेट। तो ये क्योंकि बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरीके से पाई जाती है और होती है अलग अलग लेवल पर, जैसे वार्मथ, सिंसियरिटी एंड डिलीजेंस। और ये कुछ फॉर्मल ट्रेट्स इस तरीके से होती हैं जो जनरली ऐसे टर्म्स जो कि हम अपनी सीवी में या कहीं भी ऐसे प्रोफेशनल जहाँ पर हम अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में या बताना चाह रहे हैं अपने बारे में, वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। वार्मथ, सिंसियरिटी, डिलीजेंस, इस सारी ये टेस्टिमोनियल्स में हम इन टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स आती हैं जो कि इनका पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के बेसिस पे एकदम उसकी पर्सनल चॉइसेस के बारे में या हम बताते हैं उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जैसे मैंगोज, इसकी उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी को मैंगोज बहुत ज़्यादा पसंद है या किसी को एथनिक क्लोथ्स पसंद है, तो ये उसकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, बट ये कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होती है, ये उसके एक्शंस में कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती, बट हाँ छोटे लेवल पर उनके एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। जहाँ पर मैंगो की डिश होगी तो वो मैंगो की डिश प्रेफर करेंगे, वो एथनिक क्लोथ्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट उनकी पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती रहेगी, है ना। नाउ ट्रेट्स आर कंसिडर्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टिमुलस सिचुएशन, व्हाट हैपेंस एंड द रिस्पॉन्स, हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स। ठीक है, तो किसी के भी इंसान का जो रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस पे, वो उसके ट्रेट्स को डिफाइन करता है, एंड दिस इंप्लाइज कि किसी भी इंडिविजुअल के जो ट्रेट होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कैसे किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेट अप्रोच में जो थ्योरी थी दैट वाज कैटल पर्सनालिटी फैक्टर्स। इन्होंने कुछ पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए और इन्होंने 16 प्राइमरी ट्रेट्स निकाली, और इन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इन्हीं 16 ट्रेट्स में से, इन्हीं 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट्स में से ट्रेट्स प्रेजेंट होती हैं, और अलग अलग लेवल पर ये 16 प्रेजेंट हैं। हाँ, हो सकता है किसी में बहुत कम प्रेजेंट हो, किसी में हो सकता है कोई एक ट्रेट बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रेजेंट हो, लेकिन इन्हीं प्राइमरी ट्रेट्स के बेसिस पे उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी को हम डिफाइन करते हैं। और ये करने के लिए उन्होंने क्या किया, फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज़ किया, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर टेस्ट किए और कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें निकाली इतनी सारी क्वालिटीज़ में से
16 ऐसी क्वालिटीज़ ढूंढ के निकाली जो उनको बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन दिख रही थी, है ना। और इन्होंने कहा कि ये जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं ये ऑपोजिट टेंडेंसीज होती हैं इनकी। ऑपोजिट टेंडेंसीज का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने मान लो पहला ट्रेट अगर हम कहें तो हमने कहा कि मान लो इम्पल्सिविटी है, तो इसके बेसिस पे कोई इंसान बहुत इम्पल्सिव हो सकता है, और अगर उसके अंदर इम्पल्सिविटी नहीं है तो उसके अंदर उसकी ऑपोजिट टेंडेंसी प्रेजेंट होगी, यानी वो कंट्रोल्ड होगा। तो अगर कोई इम्पल्सिव है यानी बहुत जल्दी बिना सोचे समझे एक्शन ले लेता है तो उसके अंदर इम्पल्सिविटी पाई जाएगी, वो इम्पल्सिव होगा। और अगर कोई कंट्रोल बिहेवियर शो कर रहा है तो इम्पल्सिव नहीं है तो वो कंट्रोल्ड है, यानी वो सोच समझ के कंट्रोल करके अपने आप को एक्शन शो करता है। तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये सारे 16 जो फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे उन्होंने 16 PF क्वेश्चनायर डेवलप किया। क्वेश्चंस जहाँ होते हैं और उन्हीं के आंसर्स के बेसिस पे किसी की पर्सनालिटी को हम चेक कर सकते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो इसी पर्सनालिटी फैक्टर्स कैटल की थ्योरी पे डिपेंडेंट है, थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज द आइजेंक्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, और इन्होंने 3 इस तरीके के डिविजन्स में बताया कि इन 3 बेसिस पे हम किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन तीनों में से ही कोई कोई एक होगा। जैसे फर्स्ट में से चाहे वो इंसान न्यूरोटिसिज्म वाली कैटेगरी में आएगा, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी वाली कैटेगरी में आएगा। देन वील कम टू द सेकंड पॉइंट, अब वो एक्स्ट्रावर्जन में आएगा या इंट्रावर्जन में आएगा। देन नेक्स्ट साइकोटिसिज्म में आएगा या सोशबिलिटी में आएगा। तो इस तरीके से जैसे कोई अगर इंडिविजुअल है मान लो, तो हो सकता है कि वो इमोशनली स्टेबल हो, है ना, और एक्स्ट्रावर्ट हो, और हम कह सकते हैं कि सोशबिलिटी उसकी हो। तो इस तरीके से हमने उसके पर्सनालिटी को 3 इनमें से ऑप्शंस में से डिफाइन किया। अब ये क्या होते हैं ये सारे हमें समझना है। न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है, बहुत जल्दी जल्दी उसका मूड चेंज होता है, अपने इमोशंस को इतनी जल्दी रेगुलेट नहीं कर पाता, बहुत जल्दी जल्दी उसके इमोशंस चेंज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमोशंस वो फील करता है और अपना कंट्रोल लूज कर देता है अपने ऊपर से, उसे हम न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। और जिन लोगों का अपने ऊपर बहुत अच्छा इमोशनल रेगुलेशन होता है, सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, अपने आप को कैसे उनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, समझना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें वो समझते हैं, जानते हैं, तो उन्हें हम इमोशनल स्टेबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन भी आप समझते हैं। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो लोग बहुत सोशल होते हैं, लोगों से मिलजुल के बात करते हैं और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना उन्हें बहुत पसंद होता है, घूमना फिरना। और वहीं अगर हम इंट्रोवर्ट्स को देखते हैं तो वो पैसिव होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, उनको अकेले रहना और लोगों से दूर रहना ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट इज साइकोटिसिज्म एंड सोशबिलिटी। ये बाद में ऐड किया गया, पहले यही 2 कैटेगरीज थी, बट ये थर्ड कैटेगरी बाद में लेटर ऑन ऐड हुई इसमें, और जिनके अंदर इसमें हॉस्टिलिटी, ईगोसेंट्रिसिज्म और एंटी सोशल टेंडेंसीज होती हैं। ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब इनको सिर्फ अपनी जो भी नीड्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं या जो भी उनकी चॉइसेस हैं, उसको ये प्रायोरिटी देते हैं। उनको लगता है कि जो भी मेरा नज़रिया है सिर्फ वही सही है और दूसरों का नज़रिया या पर्सपेक्टिव उनके लिए मैटर नहीं करता है। तो उन्हें हम कहते हैं कि वो साइकोटिसिज्म के कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड देर आर पीपल हु आर सोशली अडेप्टेबल, जो कि सोसाइटी के कंडीशंस के हिसाब से, लोगों की कैसी सोसाइटी की कैसी डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं प्रो सोशल मैनर में। उन्हें हम कहते हैं कि वो सोशेबल होते हैं, ठीक है। तो आइजेंग ने अपने इस तरीके से इस थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चनायर बनाया, दैट इज आइजेंग पर्सनालिटी क्वेश्चनायर। और इसमें उनके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं कि जहाँ पर जैसे कोई अगर मान लो कह दिया कि आई एम अ वेरी सोशेबल पर्सन और आई लाइक गोइंग टू पिकनिक विद माई फैमिली और रिलेटिव्स, तो वहाँ पर अगर आप येस करते हैं तो आप किस में, एक्स्ट्रावर्जन की कैटेगरी में चले जाएंगे, और अगर आप नो करते हैं तो वहाँ पर आप इंट्रोवर्जन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो इसके बेसिस पे हम मार्क करके और लोगों की पर्सनालिटी के बारे में इसमें से पता लगाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज़ 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ये आपके बुक में एक बॉक्स में दी हुई है। अब इसमें इन्होंने 5 बिग फैक्टर्स बताए कि इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे हम किसी की पर्सनालिटी बता सकते हैं। पहला होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्या वो नई चीज़ें सीखने के लिए ओपन है, क्यूरियस है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो नए नए अनुभव लेना उन्हें बहुत पसंद है, नई चीज़ें पता लगाना बहुत पसंद है, नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको नई चीज़ें से इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं हो सकते, वो पुरानी सोच, पुरानी चीज़ें, पुराने अपने जो भी ख्यालात हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उन्हें ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन, यानी जो लोग सोशल आउटगोइंग और एनर्जेटिक होंगे वो एक्स्ट्रावर्ट होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका ऑपोजिट होंगे, यानी रिजर्व्ड और शाय होंगे। थर्ड इज अग्रीएबलनेस, यानी जो लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना उन्हें पसंद होता है, तो वो कंपैशनेट होंगे और कोऑपरेटिव होंगे, दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते होंगे, उनसे रिलेट कर पाते होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो हॉस्टाइल और सेल्फ सेंटर होंगे, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होगा, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फोर्थ इज न्यूरोटिसिज्म, जहाँ पर अगर कोई इमोशनली अनस्टेबल और एंशियस है तो वो न्यूरोटिसिज्म में ज़्यादा हाई पाया जाएगा लेवल पे, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो लो लेवल पे है, तो वो काम और रेजिलिएंट है, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना समझता है, इमोशनली इंटेलिजेंट है। कॉन्साइंशियसनेस, इसमें अगर कोई ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग है तो वो इसमें हाई लेवल पर पाया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इम्पल्सिव और डिसऑर्गेनाइज है, बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देता है, गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो ये मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड था, वाइडली एक्सेप्टेड था, और लोगों ने इसको सही समझा कि रिसर्च के बेसिस पे हमने देखा अक्रॉस अलग अलग कल्चर में कि ये जो मॉडल है ये सही प्रूव हो रहा है, लोगों की पर्सनैलिटी को सही तरीके से डिफाइन करने में मदद कर रहा है। ठीक है, अब ये तो इतनी हो गई हमारी टाइप और ट्रेट अप्रोच, जिसके बेसिस पे अलग अलग थ्योरीज से हमने समझा कि हम कैसे पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। एक और अप्रोच थी जो कि थी इंटरैक्शनल अप्रोच, और इसका कहना ये था कि सिर्फ आप किसी के एक बिहेवियर के बेसिस पे उसकी ट्रेट को सही तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस होती हैं या सिचुएशंस होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे किसी भी एक सिचुएशन में वो कोई भी इंडिविजुअल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बिहेव कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स और थ्रेट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कभी कभी हम एक तरीके से इसलिए भी बिहेव करते हैं बिकॉज उस सिचुएशन में वैसा बिहेव करना उस सिचुएशन की डिमांड है, बट शायद हमें वैसा मन ना हो। जैसे अगर आपको कहीं घूमने जाने का मन है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप फिर भी उसके लिए मना कर रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे कि यार इसे घूमना फिरना शायद पसंद नहीं है। बट नहीं, आपको घूमना फिरना पसंद है, बट बिकॉज उस वक्त पे आपके ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है या आपका स्कूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इस वजह से आप वो चीज़ डिनाई कर रहे हैं घूमने के लिए। ठीक है, इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी में वो जो चेंज आ रहा है बिहेवियर में, वो किसी सिचुएशन की वजह से आ रहा है। एंड देन अगर उस बेसिस पे हम आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करने लगे कि आपको घूमना नहीं पसंद है, तो दैट विल बी अ रॉन्ग रीडिंग, है ना। तो इसलिए हमने ये कहा कि इंटरैक्शनल अप्रोच होती है, यानी सिचुएशंस का और इंटरनल ट्रेट्स का आपस में कुछ इंटरैक्शन होता है, और दोनों के मिले जुले इंटरैक्शन से लोगों की पर्सनालिटी डिफाइन होती है। जैसे हमने ये देखा है कि कोई इंसान, अगर मान लो मैंने कहा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का आप ले लो, तो कोई इंसान जो है, बहुत सारे लोगों, जब रिलेटिव्स आपके आते हैं तो क्या आप उनसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं? घर पे नहीं बात करना पसंद, रिलेटिव से मिलना किसी को भी नहीं पसंद, बट कहीं वो आपके बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही हो या आपके जो फ्रेंड ग्रुप है उसकी बात हो रही हो, अब उनके आसपास आप लोग बहुत ओपन, बहुत फ्री महसूस करते हैं, बिल्कुल ट्रू सेल्फ होते हैं, बातें करना भी पसंद होता है, उनके साथ घूमना भी पसंद होता है, बट रिलेटिव्स के साथ नहीं पसंद होता है। तो वहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशंस में आपका बिहेवियर अलग अलग है ना। तो इस तरीके से किसी भी इंसान का बिहेवियर या उसकी पर्सनालिटी सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती सकती है, और इसलिए हमें दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, आपके इंटरनल ट्रेट्स भी, और आपके इंटरनल ट्रेट्स को जब हम सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तभी सही रीडिंग हम किसी की पर्सनालिटी की कर सकते हैं, ऐसा इंटरैक्शनल अप्रोच ने कहा। तो इन ट्रेट और टाइप अप्रोचेस के बाद भी बहुत सारी अलग अलग अप्रोचेस आई, जिसमें हमने देखा कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सिचुएशन से रिलेटेड, जो कि फैक्टर, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी इंसान के रिस्पॉन्स को या बिहेवियर को या पर्सनालिटी को। तो अब उनके बेसिस पे हमने बहुत सारी थ्योरीज जाननी है। जैसे साइकोडायनेमिक अप्रोच हो सकती है, जहाँ पर आपके थॉट्स का, है ना, आपके जो भी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं उनका भी इफेक्ट पड़ सकता है आपके बिहेवियर पे, आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड हो सकती हैं इस पर भी। देन कॉग्निटिव अप्रोच अगर हम कहें, या बिहेवियरल अप्रोच हम कहें, तो ऐसे बहुत सारी और अलग अलग अप्रोचेस हैं जिनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। उनके बेसिस पे भी बहुत सारी थ्योरीज आई। सबसे पहले हम जानते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। साइकोडायनेमिक, जहाँ पर भी आप ये लेटर सुने, वर्ड सुने, टर्म सुने, आपको तुरंत सिगमंड फ्रूड का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ही साइकोडायनेमिक थ्योरी हर जगह इंट्रोड्यूस की थी, चाहे वो अब नॉर्मल बिहेवियर की फील्ड में हो, चाहे वो नॉर्मली कहीं भी किसी भी फील्ड में हो साइकोलॉजी के अंदर, है ना। तो साइको एनालिसिस उन्होंने एक मेथड यूज़ किया था लोगों की अनकॉन्शियस डिजायर्स के बारे में जानने के लिए, जो कि यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है कि एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर डेवलप्ड बाय फ्रूड टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मटेरियल्स टू कॉन्शियसनेस। तो अब ये अनकॉन्शियस डिजायर्स जो मैम आप बोल रही हैं, इसका मतलब क्या है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको समझाने के लिए उन्होंने पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की एक थ्योरी निकाल के, या आप कह सकते हो थ्योरी क्या है, ये एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और इसमें उन्होंने बताया कि किसी का भी जो ब्रेन होता है ना, जो माइंड होता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब पार्ट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हम यहाँ पर स्ट्रक्चरली बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली हम कह रहे हैं कि फंक्शनली हम कह रहे हैं कि वो 3 तरीके में डिवाइडेड होता है। एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, जहाँ पर आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस, जिनके बारे में आप अवेयर हो, जो आपको पता है कि जो आपके दिमाग में बातें आ रही हैं, आप क्या सोच रहे हो, वो आपके जानने में है, आप समझ पा रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हो, दैट इज योर कॉन्शियस थॉट्स, है ना, कॉन्शियस ब्रेन। देन आता है प्री कॉन्शियस, जहाँ पर ऐसी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अगर आप जिन पे अटेंशन दोगे तो आप उनको समझ सकते हो या उनको जान सकते हो, है ना, उनके बारे में पता लगा सकते हो। तो कुछ चीज़ें जो आपके सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस में होती हैं, जैसे आप उनको, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा चाहते हो तो आपको सपनों में दिख जाती है, सो दैट आपको ये लगे कि आपने वो काम कर लिया है या आपके साथ वो एक्सपीरियंस हो चुका है ना।
तो इस तरीके से प्री कॉन्शियस पे जब हम कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो भी सकते हैं। बट देन थर्ड कम्स द अनकॉन्शियस, जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो भी हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस पार्ट में आ रही हैं, जो भी हमारी डिज़ायर्स, ऐसी चीज़ें अनकॉन्शियस में चली जाती हैं जो कि शायद बिहेवियर में लाना सही ना हो, या जिनके बारे में अगर हम अवेयर हों और हम उसे अपने एक्शंस में लेकर आएँ तो वो सही ना हो मॉरली में भी और फॉर एनी रीज़न। तो अनकॉन्शियस में ऐसे थॉट्स या ऐसी इंस्टिंक्ट्स या ऐसी ड्राइव्स या डिज़ायर्स होती हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं और जिन्हें रिप्रेस कर दिया जाता है, यानी अगर वो हमारे कॉन्शियस तक आने की कोशिश करती हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है अनकॉन्शियस में, सो दैट दे आर नॉट मैनिफेस्टेड इन आर बिहेवियर। ठीक है, तो वो हो सकता है मे बी मॉरली नॉट करेक्ट हो, या मे बी किसी भी रीज़न से उन्हें हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो हमारे अवेयरनेस से बाहर भेज दी जाती हैं। और अवेयरनेस से बाहर कहाँ चली जाती हैं? अनकॉन्शियस में हमारे चली जाती हैं वो थॉट्स, वो डिज़ायर्स। ठीक है, अब कैसे ये सारा काम होता है, कैसे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं और फिर वो चीज़ें हमारे अवेयरनेस में नहीं आती हैं, उसको समझने के लिए हमें ये 3 पार्ट समझने पड़ेंगे, जैसे आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये क्या है? ये सारे हमारे अनकॉन्शियस के एक पार्ट्स होते हैं, समझ लो आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी में ये 3 चीज़ें, ये 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आईडी का बेसिकली काम होता है कि हमें जो आईडी में डिज़ायर्स आती हैं वो हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, बिकॉज अगर जो भी हम चाहते हैं वो काम हम कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल का काम करता है, यानी अगर मेरे मन में कोई काम करने का मन हो रहा है, अगर मुझे कोई भी चीज़ करने का मन हो रहा है तो मैं उस काम को कर लूँगा, सो दैट मुझे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए उस काम को, उस नीड को पूरा करने से। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मैक्सिमम जो है वो सेक्सुअल या एग्रेसिव इम्पल्सेस इंक्लूडेड होती हैं। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि जब आपको सेक्सुअल इम्पल्सेस ऐसी आ रही हो या ड्राइव्स या डिज़ायर्स आ रही हो तो आप उनको मैनिफेस्ट कर सको या आप उनको एक्सप्रेस कर सको। तो ईगो जो होता है वो हमें ये बताने का काम करता है कि क्या मुझे ये डिज़ायर एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्या मुझे अपना इस तरीके से एक्शन करना चाहिए, क्या मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए। तो ये रियलिटी चेक देता है आईडी को कि देखो तुम्हारे मन में ये काम तो आ रहा है और तुम्हें इससे खुशी भी मिलेगी इस काम को करके, बट ये काम करना सही नहीं है, ये रियलिटी के हिसाब से सही नहीं है, बिकॉज आपकी जो डिमांड है वो रियल वर्ल्ड के हिसाब से मॉरल्स के अगेंस्ट जा रही है, या रियल वर्ल्ड की जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट जा रही है ना। जैसे अगर मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो मेरे मन में आया आइसक्रीम खाना है, तो आईडी में ये थॉट आया। अब आईडी का तो है आइसक्रीम खाना है, खा लो, चाहे जैसे भी खा लो, लेके बस खाना है कि खुशी मिल जाए। बट मान लो आपके पास पैसे नहीं है उस वक्त पे, या आप दुकान में खड़े हो, तो क्या आप ऐसे उठा के अपने मर्जी से आइसक्रीम मन किया तो खा लोगे? नहीं। रियलिटी क्या कहती है कि हमें पहले उनसे पूछना होगा, परमिशन लेनी होगी, एंड देन विल पे देम एंड देन विल टेक द आइसक्रीम एंड हैव इट, है ना। तो ईगो हमें बताएगा कि आपको किस तरीके से, कौन सा ऐसा सही रास्ता हो सकता है जहाँ से आप जाके अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हो। और अगर उस डिज़ायर को फुलफिल करने का कोई सही तरीका नहीं होगा तो वो उस डिज़ायर को सप्रेस कर देगा और वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाएगी, ताकि हम उसके बारे में अवेयर ना हो और हम उस काम को दोबारा करने की कोशिश ना करें। वहीं पर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर वो सारी मॉरल्स या प्रिंसिपल्स की लिस्ट सेव्ड है, जिसके बेसिस पे ये ईगो चेक करता है कि अच्छा ये काम इस लिस्ट में गलत बताया गया है, तो इसका मतलब है कि आईडी को ये काम नहीं करना है ना। तो ये सुपर ईगो जो है वो मॉरल कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, जहाँ पर किस तरीके की मूल्य, किस तरीके की वैल्यूज़ फॉलो होनी है, वो सारी लिस्ट है, और उसी के बेसिस पे ईगो उसी लिस्ट को पढ़ के सुपर ईगो में आके और जज करता है कि क्या आईडी का ये जो डिज़ायर है पर्टिकुलर, ये मैनिफेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिगमंड फ्रूड जी ने ये बताया कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ना, इन्हीं 3 फोर्सेस के बैलेंस पे टिका होता है किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनालिटी। अगर किसी का भी एक भी फैक्टर जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा और दूसरा सही तरीके से मान लो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी में इम्बैलेंस आ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी का आईडी डोमिनेट कर जाएगा तो वो इंसान जैसे जो भी उसके मन में आएगा वो एक्शन तुरंत परफॉर्म कर देगा, तो इसकी वजह से बिना वो सोचे समझे कोई भी काम करेगा और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हों, है ना। कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, उसकी वजह से उसको फिर नेगेटिव फीलिंग होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, लोगों ने इसके लिए मुझे मान लो क्रिटिसाइज़ किया, या इसके लिए मुझे जो है वो कुछ भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसको मिला। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक फोर्स जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है या फंक्शन नहीं करता है सही से, तो वहाँ पर पर्सनालिटी में इंसान के चेंजेस आ सकते हैं। ऑल्सो फ्रूड ने 2 तरीके की इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया, लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स। इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं समझना है, जब ज़रूरत होगी तो हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइकोडायनामिक अप्रोच के ही अंदर एक और टॉपिक आता है विच इज़ इको डिफेंस मैकेनिज्म्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं काम करने को, है ना, या बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो हमारे दिमाग पे प्रेशर डालती हैं या हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कहीं ये सिचुएशन जो हमें स्ट्रेस दे सकती है, जो हमें किसी तरीके से भी नेगेटिव फीलिंग दे सकती है, कोई नेगेटिव इमोशन फील करवा सकती है, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो हमें स्ट्रेस दे रही हो। उन चीज़ों से बचने के लिए हम कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने दिमाग को या अपने मन को उस तरीके से नेगेटिव फील करने से बचा सकें। उन्हीं तरीकों को हम कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म,
यानी किस तरीके से जो हमारा ईगो है, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, वो डील करता है एंग्जाइटी से, यानी परेशानी से, टेंशन से, जो भी ऐसी चीज़ें, सिचुएशन जो हमें टेंशन देती है, उनसे हम कैसे डील करते हैं ताकि हम ऐसा फील ना करें और नॉर्मल फील करें। उन्हीं को हम मेथड्स को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसमें अलग अलग मेथड होते हैं। पहला आप कह रहे हो रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसे थॉट्स, कोई भी ऐसी फीलिंग जो हमें टेंशन दे रही है, जो हमारे अंदर एंग्जाइटी ला रही है, उसे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं, वहाँ पर डाल देते हैं अनकॉन्शियस में ले जाके, ताकि हम उसके बारे में अवेयर ही ना हो, और हम जब हमें पता ही नहीं होगा उसके बारे में तो हम फील भी नहीं करेंगे कुछ। जैसे आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, मतलब मान लो मैंने कोई गलत एक्टिविटी की, कुछ भी क्राइम कमिट किया या कुछ भी ऐसा किया, एंड देन अगर मुझे अपने आप को फ्री रखना है इस टेंशन से या इस गिल्ट से कि मैंने ये काम गलत किया, तो मैं ये समझूंगी कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने ये काम किया या मैंने क्यों किया। तो अगर मुझसे कभी पूछा भी जाएगा तो मैं बोल दूंगी कि यार मुझे नहीं पता मैंने ये काम क्यों किया, या शायद मैंने ये काम नहीं किया। तो इस तरीके से हम उस फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अगर मैंने ये कहा कि मैंने ये काम क्यों किया, मैंने इंटेंशनली किया या मैंने जैसे भी किया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट की फीलिंग देगा और मैं उस गिल्ट की फीलिंग से बचने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने रिप्रेस कर दिया अपनी उस फीलिंग को, अपने उस थॉट को ले जाके अनकॉन्शियस में डाल दिया, जिसके बारे में मैं खुद ही अवेयर नहीं हूँ कि मैंने क्यों किया था वो काम। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर भी आप कोई ऐसा बिहेवियर कर रहे हो जो कि गलत है, और कहीं आपको उसके लिए ब्लेम ना मिले या कहीं आप उसके वजह से रिग्रेटफुल ना फील करें, इसलिए आप क्या करते हैं, उसका इल्ज़ाम सामने वाले इंसान पर डाल देते हैं कि मेरा ये जो भी बिहेवियर था वो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, वो इसलिए है बिकॉज सामने वाले ने मुझे इस तरीके से होने पे मजबूर कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता है, वक्त बुरा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम वहाँ पर उस सिचुएशन को या समय को या वक्त को ब्लेम कर रहे हैं अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, अपनी जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उसके लिए। जैसे हमने अगर कह दिया कि एग्ज़ाम में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया या आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम, तो मैं उसके लिए इल्ज़ाम किसी और चीज़ पे डाल दूंगी कि यार पेपर ही बहुत डिफिकल्ट आया था, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था या मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पेपर ही बहुत डिफिकल्ट आया था। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन, कि कहीं मैं इसलिए बुरा ना फील करूँ कि यार मैंने अपनी पूरी मेहनत नहीं की तो मैंने पेपर को ही डिफिकल्ट कह दिया, मैंने कहा यार आसान आया होता तो हो जाता, वो तो डिफिकल्ट था इसलिए नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। देन नेक्स्ट इज डिनायल। डिनायल का मतलब होता है जहाँ पर आप रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, आप रियलिटी को डिनाई करते रहते हो, है ना, कि ऐसा कुछ हुआ भी है, कि ताकि आपको एंग्जाइटी ना फील हो। जैसे किसी को अगर बहुत बुरी बीमारी हो गई है, जैसे कि HIV या एड्स, तो वो ये बात ही मानेगा ही नहीं कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो तुम लोग की गलतफहमी है, बल्कि जहाँ पर वो खुद एक गलत फहमी में रह रहा है। तो इस तरीके से सच्चाई को डिनाई करके वो अपने आप को काम रखने की कोशिश करता है। तो अक्सर ऐसी होती है कि हम सच्चाई जो होती है वो बातें हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम उसे डिनाई करते रहते हैं कि यार छोड़ो वो बातें, या तो मेरे अनअवेयरनेस में रहे, मेरे अनकॉन्शियस में रहे, या तो फिर हम उसे डिनाई करते रहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। देन रिएक्शन फॉर्मेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसी हम फील कर रहे हैं या जैसा भी हमारी ट्रू फीलिंग है, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, हम वैसा ना बिहेव करके कुछ और फेक प्रेडिक्ट करने लगते हैं, कुछ और तरीके का बिहेवियर करने लगते हैं ताकि हम एंग्जाइटी ना फील करें। जैसे अगर मान लो मुझे ऐसा कोई एक्शन करने का मन हो रहा है जहाँ पर दैट इज़ नॉट राइट, या जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल अर्जेस आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस अर्ज को दबाने के लिए या मैं अपने उस एक्शन को, अपनी उस नेगेटिव फीलिंग को दबाने के लिए कुछ दूसरा काम करने लगूंगा ताकि मैं वो फील ना करूँ। जैसे अगर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, मान लो आपकी कोई फ्रेंडशिप थी या आपके फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उस वक्त पे डिप्रेस फील कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, या आपके बार बार आप एंग्जाइटी अटैक्स आपको होते हैं, तो आप क्या करोगे, रिलीजियस हो जाओगे बहुत ज़्यादा, यानी पूजा पाठ में अपना मन लगाने लगोगे, है ना, भगवान जी में, या मेडिटेशन करोगे। इस तरीके से भगवान जी में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होकर आप अपने आप को उस तरीके की एंग्जाइटी से कन्फ्रंट होने से बचाने लगोगे। दिस इज नोन एज रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड देन फिफ्थ इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जब आप जैसा कोई काम करना चाहते हो एंड देन आप वो काम नहीं कर पाए फॉर एनी रीज़न, है ना, आपका जो आउटकम आया वो अनडिज़ायरेबल आया, जैसा आप नहीं चाहते थे, क्योंकि जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो आप इस तरीके से उस सिचुएशन को जस्टिफाई करने लगते हो कि अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ, है ना, क्योंकि जो हुआ वही सही था, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वो तो था ही नहीं जो हम चाहते थे। जैसे अगर मान लो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, क्रैक करना चाहते हो, और आप मान लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, और आप क्या करते हो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाते हो, आप नहीं क्रैक कर पाते हो, इस वजह से आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, एंड देन यू आर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट में, आप काम कर रहे हो एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, है ना,
तो अब आपसे जब अगर कोई इस बारे में सवाल पूछता है तो आप ये कहकर जस्टिफाई कर देते हो कि अच्छा हुआ यार, कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ही तो नहीं है, बस उसके अलावा पैसे ज़्यादा हैं, या हम जब मन करे तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मुझे मान लो किसी एक कंपनी में मुझे लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारे कलीग्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ कहीं और कंपनी में जहाँ मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, जहाँ अच्छे कलीग्स हो, वहाँ पर मैं जॉब कर सकता हूँ। बल्कि गवर्नमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप चूंकि नहीं कर पाए वो काम, या पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में आप ऐसा कह रहे हो, तो आप कह रहे हो कि आप अच्छा हुआ ऐसा नहीं टर्न आउट हुआ बिकॉज वही मेरे लिए सही था, अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो दैट इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन। तो इस तरीके के जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमें एंग्जाइटी से डील करने में तो मदद करते हैं, बट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग टर्म के लिए ये हमें बिल्कुल उस फीलिंग से या उस एंग्जाइटी से मुक्त कर देते हों। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको राहत लगेगा, बट देन वो चीज़ें आपके रीसरफेस होने लगेंगी आपके ब्रेन में, है ना, वो सारे थॉट्स, वो सारी फीलिंग्स। तो इसका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म रिसर्च के बेसिस पे कोई ऐसा एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि हाँ ये एकदम प्रॉपर ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स किसी की एंग्जाइटी को ख़त्म करने में इफेक्टिव होते हों। साइकोडायनेमिक अप्रोच में सिगमंड फ्रूड ने यह भी बताया कि किसी की भी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो बचपन से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जब से वो पैदा होता है व्हेन इज बॉर्न, तब से स्टार्ट हो जाती है उसकी पर्सनालिटी डेवलप होना। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज इज द ओरल स्टेज विच इज बर्थ टू फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर मेन फोकस होता है बच्चे का माउथ पे, तो उसके लिए प्लेजर सोल्स क्या होता है, सक करना, बाइट करना एंड फीडिंग। एंड डेवलपमेंटल टास्क यहाँ पर क्या होता है कि इन्फेंट्स को ग्रेटिफिकेशन मिलता है इस तरीके की फीडिंग या थम सकिंग हैबिट से, तो उसके अलावा तो और कुछ वो कर नहीं सकता, वो हर चीज़ मुंह में ही डालेगा, आप कुछ भी उसको दे दोगे ना वो हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में कहीं भी उसको अगर आप इस तरीके से रोक रहे हो या उसको फीडिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है, जब उसका मन हो रहा है, अगर मान लो उसका मन है कि कुछ उसको मान लो फीड करना है और उसका मन है अभी, और अगर आप उस समय नहीं करोगे तो उसके अंदर क्या है, ओरल फिक्सेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, जहाँ पर अगर आप जब उसको ज़रूरत थी तो आप उसको वैसा नहीं किया, और इसकी वजह से बड़े होने के बाद उसके अंदर स्मोकिंग और ओवर ईटिंग और एक्सेसिव टॉकिंग जैसी कुछ एबिलिटीज़ देखने को प्रॉब्लम्स, हैबिट्स देखने को मिल सकती हैं। तो एडल्ट्स जिनके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि ये दुनिया बुरी है या गलत है या मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो हमेशा इस तरीके की ओरल स्टेज इश्यूज़ के डेवलपमेंट में कहीं प्रॉब्लम आई उसी वजह से होती है ऐसी फीलिंग लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इज द एनल स्टेज विच इज़ 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर मेन फोकस एनस पे होता है, और प्राइमरी सोल्स क्या होता है, कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बावल मूवमेंट्स। यहाँ पर वो अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है बच्चे की, और वो अपने इस तरीके की वॉशरूम जाना और रोक सकना टॉयलेट को, है ना, और ऐसे अपने कंट्रोल में इस सारी प्रोसेस को लेना, ये उनके लिए मेन फोकस यहाँ पर होता है। तो वो अपने बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं और अंडरस्टैंड करना सीखते हैं कि सोसाइटी की क्या डिमांड है, कि हम हमेशा बेड पे टॉयलेट नहीं करते रह सकते, तो पर्टिकुलरली अराउंड द टॉयलेट ट्रेनिंग। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसे मेथड से डरा धमका के उस बच्चे को वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करोगे तो वो उसकी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल उसके ऊपर लगाओगे, है ना, या अगर उसको एकदम ही फ्री छोड़ दोगे, तो ये उसकी किसी भी तरीके से पर्सनालिटी को चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल में रखोगे तो भी वो उस कंट्रोल से बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करके नेगेटिव फील करेगा, नेगेटिवली उसकी पर्सनालिटी इफेक्ट होगी। और अगर आप इसको एकदम फ्री छोड़ दोगे तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा कभी, तो इस तरीके से भी उसकी पर्सनालिटी बोथ वेज, ईदर वेज इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज इज फैलिक स्टेज विच इज 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर फोकस जेनिटल्स पे होता है। सेक्सुअल क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस लोगों के बच्चों के अंदर आती है कि फीमेल क्या होता है, मेल क्या होता है, किस तरीके से उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। वो अपने बॉडी के बारे में अवेयर होते हैं और धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं सेम सेक्स पेरेंट के साथ। मतलब वो ये समझते हैं कि फीमेल्स क्या होते हैं और मेल्स क्या होते हैं, है ना, उनको ये डिफरेंस समझ में आने लगता है। और इसी की वजह से बॉयज़ में अक्सर ईडिपस कॉम्प्लेक्स जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये क्या होता है, ईडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बॉयज़ जो है वो अपनी मदर्स की तरफ उनकी कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स डेवलप होने लगती हैं और इसकी वजह से वो अपने फादर्स को हेट करने लगते हैं, है ना, और वो अपने मदर से शादी करना चाहते हैं, इस तरीके से इस नज़र से उन्हें देखने लगते हैं। और गर्ल्स में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें सेम यही होता है कि गर्ल्स का उनके फादर्स की तरफ जो है वो इस तरीके का कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स डेवलप होने लगती हैं। तो अगर इस समय में या इस फेज़ में उनको सही तरीके से इस चीज़ के बारे में जो भी जेंडर आइडेंटिटी है उनके बारे में उनकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं की गई है, इस तरीके के रिलेशनशिप्स के बारे में उन्हें सही तरीके से नॉलेज नहीं दी गई, तो इस तरीके से उनके पर्सनालिटी में हमेशा के लिए डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स अपोजिट सेक्स के साथ देखने को मिलेंगी, या पर्सनालिटी वो इस तरीके से कन्फ्यूज रहेंगे हमेशा जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट इज लेटेंस स्टेज, जहाँ पर 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी, ये
स्टेज होता है, इसमें मेन फोकस होता है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, कि सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, स्कूल वर्क, हॉबीज़, फ्रेंडशिप्स, इस सारी चीज़ों को मैनेज करना, रिलेशनशिप्स को मैनेज करना सीखते हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डोरमेंट होती हैं एंड चिल्ड्रन फोकस ऑन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग एंड मेकिंग फ्रेंडशिप्स, है ना। और इससे पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जिस तरीके से भी आप इस स्टेज में रिश्ते बनाना सीखते हैं, उनको मैनेज करना सीखते हैं, वही आपकी आदत बन जाती है आगे भी रिश्तों को उसी तरीके से आप संभालते हो। अगर आप बहुत कोऑपरेटिव हो, बहुत फ्रेंडली हो, बहुत हेल्पिंग नेचर के हो जाते हो, लोगों के साथ मिलजुल कर कोऑपरेट करके काम कर सकते हो, तभी आप बड़े होकर भी ऐसे नेचर के होगे। और अगर आप बचपन से बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनना चाहते हो, आप लोगों के साथ मिलजुल के नहीं, अच्छा मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो वैसा नहीं करता, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है व्हेन यू आर एडल्ट, ठीक है। देन कम्स द लास्ट स्टेज विच इज़ जेनिटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती है और वहाँ से हमेशा हमेशा तक के लिए, डेथ तक के लिए चलती है। दिस इज़ द मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स यहाँ पर फॉर्म होती हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी और रिलेशनशिप्स फॉर्म करना ये प्लेजर सोर्स होता है इंडिविजुअल का। पीपल रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिलेशनशिप्स विद अदर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स बिकम सेंट्रल। देन कॉन्फ्लिक्ट इसमें ये होती है कि अगर इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं रिजॉल्व हो पा रही है, तो पर्सन में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स और हैव लिंगरिंग अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हेल्थी रेजोल्यूशन लीड्स टू अ वेल बैलेंस्ड एंड मैच्योर सेक्सुअल एंड सोशल आइडेंटिटी। तो वो अपने डिजायर्स को भी रेगुलेट करना सीखता है, क्या समझता है उनके बारे में कि वाई आई एम फीलिंग दिस वे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रेगुलेशन वो इस एज में, जेनिटल स्टेज में सीखता है। दो टर्म्स इसमें आपने सुने होंगे, फिक्सेशन एंड रिग्रेशन। इनका मतलब क्या होता है? फिक्सेशन का मतलब होता है इनमें से किसी भी, इन पांचों स्टेज में से किसी भी स्टेज में अगर उसकी कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं, कुछ भी ऐसे इशू नेगेटिव जो कि सिचुएशंस रहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फिर फिक्स्ड हो जाता है उसके पर्सनालिटी में, यानी वो उसी स्टेज पे अटक जाता है। एंड देन जब वो बड़ा होता है तो भी उसके अंदर कुछ इस तरीके के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। मान लो जैसे ओरल स्टेज में अगर जो है कोई इशू हो गया, तो वहाँ पर थम सकिंग की प्रॉब्लम, मान लो थम सकिंग की हैबिट है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो भी उसके अंदर ओरल स्टेज की हैबिट्स वो दिखाना, मैनिफेस्ट करना या डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। जैसे वो बड़े होकर भी थम सकिंग की आदत उसके अंदर रहेगी। तो दिस इज नोन एज फिक्सेशन। एंड रिग्रेशन क्या होता है? जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, तो वो बचकानी हरकतें वापस से करना शुरू कर देता है, यानी वो अपने अर्लियर स्टेज का जो बिहेवियर होता है वो शो करना, वो डिस्प्ले करना शुरू कर देता है, उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। जैसे कोई भी एडल्ट अगर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो वो कुछ चाइल्डिशली बिहेवियर करने लगेगा, जैसे ओरल ग्रेटिफिकेशन, जैसे स्मोकिंग, तो ये सारी चीज़ें वो करने लगेगा अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है तो इसे हम कहते हैं रिग्रेशन, ठीक है। तो इस क्लास में हमने सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ इसका जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और आई एम नॉट एट ऑल डाउटफुल कि कभी कभी तो आप इरिटेट हो जाते होंगे कि मैम इस चीज़ को क्या इतना डिटेल में समझानी, मतलब पिछले 1-1.5 घंटे में हमने वो चीज़ें इतनी डिटेल में समझी जो शायद आधे घंटे में आराम से कंप्लीट सारा चैप्टर लोग कर देते हैं कंप्लीट। तो मुझे आई एम वेरी श्योर कि इस तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन इन टॉपिक्स पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इस तरीके के डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं हम, इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में ना हो। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक की कैसा लगा आपको क्लास, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन। बहुत ही ओवरली डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाती है, जितना तो शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो जनरली आदमी समझ लेता है, बट फिर भी मैं हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत यूजफुल लगी होगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ये यूज़र नेम टाइप करके भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ग्रुप का नाम आ जाएगा, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स भी देंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे क्विजेस के फॉर्म में। तो अगर आपको वो सारी प्रैक्टिस करनी है, अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से पास करना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं और साथ ही साथ CUET में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो दैट आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी को एम कर सको या एडमिशन ले सको, तो आप ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम लोग क्विज फॉर्म में और PDF फॉर्म में बहुत सारे ऐसे यूजफुल स्टडी मटेरियल्स देते हैं, और मैं ये गारंटी देती हूँ कि NCERT तो NCERT, उसके साथ साथ आपको कोई भी साइड बुक भी, आप 10 तरीके की साइड बुक रेफर करते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप मेरे दिए हुए स्टडी मटेरियल्स जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास में नोट्स दे रही हूँ, उसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन पेपर्स दे रही हूँ, क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप वो सारे सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई भी साइड बुक, कोई भी सैम्पल पेपर की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल लेटेस्ट जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको सैम्पल पेपर और सारे मटेरियल्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।